विल स्टार्ट विद द जनरल स्टडीज के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आपको हेल्प करेंगे पेपर के अंदर। तो जो फर्स्ट टॉपिक है वो हमारा है लॉ एनफोर्समेंट इशू। दिख रहा है टॉपिक आपको? अब ये टॉपिक मैंने क्यों लिया है नवदीप, ये टॉपिक क्यों लिया है लॉ एनफोर्समेंट इशू? देखो नवदीप सिलेक्टेड है, इस पहली बात तो बताता हूँ आपको मैं। ठीक है चलो, शाबाश, इस बार ये रैंक। अभी अभी जो रिसेंटली पंजाब में इंसिडेंट हुआ है सर, उसके रिगार्डिंग मुझे लग रहा है कि ये इम्पोर्टेंट हो जाता है टॉपिक। ठीक है, वो भी ठीक है। इसके अलावा देखो मेरा जो पर्पस रहता है ना, ऑब्वियसली अच्छा अप्रोच है नवदीप, कुछ चीजें करंट में रहती है वो हम फोकस करेंगे, लेकिन ये सीधा सीधा टॉपिक ना अपने सिलेबस में लिखा हुआ है। आपने देखा है कभी सिलेबस? हाँ सर, देखा है सिलेबस। उसमें टॉपिक लिखा है सीधा, है नहीं लिखा हुआ? मैं सर ट्रूली इतना बोलूँ तो बारीकली नहीं देखा होगा शायद आपने। वीकली नहीं देखा हाँ मैंने। देखो पर्पस यही है, मैं कुछ आपको डिफरेंट ही करूंगा, है ना? तो अगेन हमें सिलेबस ही हम ढंग से नहीं देखते सब। आपको आज मैं क्लास के बाद जो अपना ग्रुप है उसमें भेज दूंगा सिलेबस की कॉपी। सिलेबस पता होना चाहिए हमें, अगर हमें सिलेबस ही नहीं पता होगा फिर क्वेश्चन आ जाता है वहां से, तो हम कहते हैं यार पता नहीं कहाँ से आ गया। अब देखो सिलेबस ये अपना मेंस का सिलेबस है। ठीक है, इसी के अंदर अगर आप आगे जाओगे नीचे तो ये आपके जनरल स्टडी मेंस का सिलेबस, हम बस ये पढ़ लेते हैं ऊपर ऊपर का। चार पांच टॉपिक है, पॉलिटी है, ज्योग्राफी है, ठीक है मोड अपनी। फिर इसमें साफ साफ लिखा हुआ है देखो, लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज, दिख रहा है अनरेखा? लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज। तो कोई भी आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम की अगर तैयारी करते हो, दो चीज आपको ध्यान रखनी है। पढ़नी, सिलेबस थरो करना है। यूपीएससी के सिलेबस की चारों की मैंने कोड के थ्रू याद करवा रखा है, प्लेलिस्ट आपको पता ही है। स्ट्रेटेजी टू क्लियर सिविल सर्विस मेंस यूपीएससी खड़ा यूट्यूब पे मिल जाएगी। तो वहां पे आपको सिलेबस याद ही करवा रखा है। सिलेबस याद करने के बहुत फायदे होते हैं, वही मैंने बता रखा है उसके अंदर। ऐसे हरियाणा का सिलेबस है, इसमें आपको सिलेबस अगर याद होगा तो आपको एक तो डायमेंशन फिक्स हो जाएगी, मेरे को ये चीजें पढ़नी है, कुछ तो इंपॉर्टेंटली करना ही करना है। उसके अलावा मान लो कुछ हम आंसर भी लिखते हैं ना, तो सिलेबस से हम डायमेंशन निकाल सकते हैं। क्यों नवदीप, आंसर में निकाल सकते हैं ना भाई, लॉ में क्या होएगा, डेमोग्राफी में क्या होएगा। तो सिलेबस आपको याद करना है, ये प्रिंट आउट निकाल के अपने लगा लो सामने, ये देखो साफ लिखा हुआ है लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज। आज मैं कुछ ऐसे टॉपिक डील करूंगा, कम्युनल हार्मनी। ठीक है, फिर आने वाले सब्सिक्वेंट हर एक सेशन में दो तीन टॉपिक लूंगा मैं सिलेबस वाले, और तीन चार जो करंट में है या जो आपको पता होना चाहिए। इस तरीके से मिक्सचर करेंगे हम टॉपिक क्लास का। ठीक है, तो ये साफ साफ था। अब देखो इवन बहुत सारे बच्चों को, मेरे को लगता नहीं क्लास में से किसी ने भी देखा होगा ये सिलेबस ढंग से ना, ऊपर ऊपर से देखा होगा, पर कुछ ठीक है कोई नहीं, आप ध्यान रखना अपना। ठीक है चलो, तो लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज में मेगा बताओ क्या होगा। लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज में हम क्या पढ़ेंगे? फास्ट फास्ट बताओ जो आपके दिमाग में आ रहा है, अनम्यूट करके, क्योंकि इंटरेक्टिव रहेगी क्लास तो आपके पॉइंट्स बाकी लोगों को पता चलेंगे, और आपको दिमाग में पता चलेगा मेरे को किस लाइन पे सोचना था। एक्चुअली फाइनली मेंस में क्या होता है, आपको 6 मिनट के अंदर लिखना है 6 मार्क्स का क्वेश्चन, और 12 मिनट के अंदर लिखना है 14 मार्क का क्वेश्चन। हर टॉपिक के अगर मैं चाह रहा हूँ आपके दिमाग में 7-8 पॉइंट रहेंगे ना फास्ट, तो आप पे आपका टाइम बच जाएगा। इस बार पेपर बच्चों का पूरा हुआ नहीं था। नवदीप, हो गया था पेपर पूरा आपका? नहीं सर, अभी 10 मतलब 6-7 10 मार्क्स का लगा रह ही हाँ गया था, मतलब मैं नहीं चाह ठीक रहा हमारे जो भी स्टूडेंट है उनका पेपर छूटे, क्योंकि उस क्वेश्चन में अगर 3 मार्क्स मिल जाते हैं तो आपको पता ही हर मार्क कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना? अब 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 ज्यादा फील हो रहा है सर ये। हाँ ये हो रहा है, अब वो वही 2-3 मार्क होते रैंक ऊपर आ जाती है इसकी, बस यही फर्क है। आपका फिर भी ठीक है, कई बच्चे ऐसे, 3 बच्चे अपने इस बार एचसीएस में सेम मार्क है, एक को तहसीलदार मिला है, एक को एसडीएम, और एक को डीएसपी। अब जिसको तहसीलदार मिला उसको तो पूरा पेपर दोबारा देना है इस बार, और सेम हम्म। मार्क्स थे बिल्कुल। तो कितना एक एक मार्क इंपॉर्टेंट है, बात समझो आप। वो पूरा दोबारा पेपर देगी पूरा, आप क्या करें? चलो बताओ मेगा जल्दी, लॉ एनफोर्समेंट इशू में हम क्या बातें ध्यान रखेंगे? सर हम लॉज को कैसे अच्छे से इन्फोर्स कर सकते हैं, एनफोर्समेंट, ठीक है, एजेंट को यूज करके, या फिर गवर्नमेंट कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस बनाए, या शाबाश। फिर डिफरेंट लॉज को मतलब पनिश कर सके लोगों को अच्छे तरीके से, ये ठीक सब है लिख। ठीक है साहिल, अब देखो इसमें क्या सीखने को मिल रहा है हमें, कि हमें कोई भी क्वेश्चन है ना, हमें स्टेक होल्डर दिमाग में लगाना है। मेगा ने दो चीज बताई है, एक तो अच्छे से एनफोर्स करना, आपको एक मैं वर्ड क्या दे रहा हूँ, लिख लो स्टेक होल्डर्स। कोई इसमें स्टेक होल्डर्स कौन है आपके, मैं स्टेक होल्डर पूछना चाह रहा था। तो पहला तो इसने बता दिया ऑर्गेनाइजेशंस। तो ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी आएंगी? आपका जुडिशरी हो गया, पुलिस हो गया, है ना, ये स्टेक होल्डर होता है लॉ एनफोर्समेंट में। मतलब इस तरीके से आपका दिमाग चलना चाहिए। इसमें क्या होएगा, कोई क्वेश्चन रैंडम भी आ जाएगा ना एग्जाम के अंदर, आप कर पाओगे उसको, क्योंकि आपको दिमाग का एक ट्रिक पता है पेपर को सॉल्व कैसे करना है। और दूसरा स्टेक होल्डर कौन है इसमें? पीपल ऑब्वियसली। तो एक अप्रोच हमारी कौन सी होगी, स्टेक होल्डर अप्रोच। दूसरी अप्रोच क्या थी हमारी, सिलेबस अप्रोच। इस सिलेबस के पॉइंट्स मैंने लिख दिया आपको। ठीक है ना? आई रिक्वेस्ट कंचन टर्न ऑन द वीडियो, है ना, और वीवो प्लीज, क्योंकि इस क्लास में या तो आप रिकॉर्डिंग देख लो, मुझे कोई इशू नहीं है, पर जो क्लास में बैठा है ही और शी मस्ट बी अटेंटिव एंड
टर्न ऑन हिज और वीडियो। ओके प्लीज कंचन। हाँ चलो आ जाओ। अब देखो अगेन मैं आपको जो ये क्लास लूंगा ना उसमें एक कुछ डेफिनेशन दे दूंगा ताकि आपको मेहनत ना करनी पड़े वो डेफिनेशन ढूंढने के लिए और कुछ डेटा ढूंढने के लिए। आपको अब डेफिनेशन आ गई है, मतलब यही एनफोर्सिंग ऑफ लॉ बाय द कलेक्टिव एफर्ट्स ऑफ पुलिस कोर्ट्स इन एन ऑर्गेनाइज्ड वे टू अवॉइड एनी टाइप ऑफ अनार्की बाय टेकिंग पिनल एक्शन इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ द लॉ। अब देखो बात क्या है कि इसमें मैं क्या चाह रहा था आपसे, दो तीन कीवर्ड है मैंने जो बताया ना, स्टेक होल्डर, एक तो पुलिस हो गया, एक कोर्ट्स हो गया, और काम क्या करते हैं, पिनल एक्शन देते हैं जब कोई वायलेशन होगा। अगर आपको ये डेफिनेशन या चीज नहीं पता होगी तो आप जनरल बातें लिख के आते हो। तो एक बच्चा है जो जनरल ज्ञान लिख रहा है और एक बच्चा सटीक डेफिनेशन लिख रहा है, तो ऑब्वियसली जो सटीक लिखता है ना उसके अबव एवरेज मार्क्स आएंगे। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, अबव एवरेज पे खेलना है। तो एनफोर्सिंग लोग वो जो कॉपी वैल्यूएट करते हैं हम भी वैल्यूएट करते हैं, तो क्या देखते हैं, कीवर्ड्स है क्या, हर एक टॉपिक की एक टर्मिनोलॉजी होती है। मान लो ग्रीन जीडीपी है, ठीक है, पेपर 2 है, लॉ एनफोर्समेंट, जो भी है ये, तो इनकी एक टर्मिनोलॉजी होगी, वो अगर आप डाल रहे हो और एग्जामिनर को टर्मिनोलॉजी मिलती है तो वो टिक करता है और आपके मार्क्स ज्यादा देता है। अब मैं एज एन एग्जामिनर मैंने इतनी चीजें पढ़ रखी है, मान लो वो मेरे से ज्यादा लर्नर्ड है, जब वो लॉ एनफोर्समेंट देखेगा उसके क्वेश्चन डालेगा तो वो क्या ढूंढ रहा होगा नवदीप, वो यही तो ढूंढ रहा होगा, कोर्ट पुलिस ये वर्ड आने चाहिए। इसलिए मैंने आपको पहले याद ही करा दिए वो, अगर उसको ये वर्ड मिलेंगे तो वो क्या करेगा, हाँ भाई बच्चे ने क्या करके अप्रोच सही ले रखी है आंसर की, तो वो ही आपके मार्क्स हो जाएंगे अबव एवरेज। और एक इज एम आर द यूज करके पूरा पेज भरा है पर वो मार्क्स आएंगे बिलो एवरेज। मेरा पर्पस अगेन ये है, यहाँ पे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाऊंगा आपको, तो आप पढ़ ही रहे हो, मैं आपको कीवर्ड्स डालूंगा, यार ये क्वेश्चन आ गया तो ये कीवर्ड डाल के आओ आप, तो आपके अबव एवरेज नंबर आएंगे। कंचन आ रहा है समझ में कुछ? यस सर। कुछ वैल्यू एड कर रहा हूँ मैं, ऐसे ही चल रहा है? नहीं नहीं सर, बढ़िया है, चल स्टेक होल्डर पता होना हाँ, चाहिए। अब देखो ये दो तीन तुम्हारे कीवर्ड रहेंगे ना, ये तुम्हें एज दे देंगे, बाकी बच्चे रैंडम पढ़ते हैं। मैंने आपको सिस्टमेटिक कर दिया, सिलेबस अप्रोच स्टेक होल्डर, यार 20 में से अगर 4 में भी लगा दे तो आपको तो काम हो गया ना, 15-16 क्वेश्चन तो आते ही होंगे आपको। हमें तो लास्ट के 5-6 क्वेश्चन मैनेज करने हैं जो नहीं आते, बस 15-16 आते होंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो 5-6 क्वेश्चन मैनेज कर जाते हैं ना वो आ जाते हैं रैंक में ऊपर, 15-16 सभी करके आएंगे। ठीक है चलो, अब देखो इशू क्या आ रहा है, इशू आएंगे ऑब्वियसली शॉर्टेज ऑफ पर्सनल। इसके अलावा बताओ कंचन और क्या इशू है हमारे यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट में? अरे स्माइल नहीं करनी, बताना है भाई, बेसिक बेसिक बातें आ दो वही। जुडिशरी में जैसे टेंडेंसी है, कन्विक्शन रेट बहुत नहीं कन्विक्शन रेट कम है। अब देखो एक तरीका और मैं आपसे इसलिए पूछता हूँ कि जो आप बताओगे फिर मैं उसको करेक्ट करूंगा। आपने सीधा क्या बता दिया, उसका इंपैक्ट बता दिया, कोज नहीं बताया, है ना? तो कोज क्या था उसका कि वहां पे इतनी पेंडेंसी है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, इसलिए कन्विक्शन हो रहा है। तो अगर आप अपने आंसर का फ्लो भी ऐसे करोगे ना, पहले आपने लिखा कोज और फिर उसका इंपैक्ट बताया, तो अगेन आपके आंसर में क्या होता है, फ्लो आता है। तो ये चीज हमें सीखनी है, आपका बहुत रिफाइंड हो जाएगा आंसर राइटिंग अगर आप फॉलो करोगे कुछ स्टेप्स तो। ठीक है चलो, इसीलिए अगर आपने मेरे को बता दिया, अब आपने गलत की, मैंने उसको करेक्ट किया, अब नेक्स्ट टाइम आप गलती नहीं करोगे। इसीलिए जितना इंटरेक्ट करोगे उतना हमारा फायदा है इस चीज में। एट द फाइनल हमें क्या सिलेक्शन चाहिए, है ना, उसके लिए इंप्रूवमेंट करनी पड़ेगी। नहीं नॉर्मली घर बैठ के सब पढ़ ही रहे हैं ऑब्वियसली। ठीक है चलो, ये देखो ह्यूज पेंडेंसी आ गया इन द कोर्ट्स रिजल्टिंग इन द वेरी स्मॉल नंबर ऑफ कन्विक्शन। तो कन्विक्शन क्या है, इंपैक्ट है बिकॉज ऑफ द ह्यूज पेंडेंसी। मैंने एक ही वर्ड लिखा है ह्यूज पेंडेंसी, आप इसके बहुत सारे डाल सकते हो फैक्टर्स। ठीक है ना, नंबर ऑफ लिटिगेशन बढ़ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर कम है, पर वो फिर पूरा चैप्टर हो जाएगा, मैं चैप्टर नहीं देना चाह रहा आपको, मैं आपको मेन मेन वर्ड देना चाह रहा हूँ। ठीक है ना, यहाँ पे कन्विक्शन रेट था, उसके आगे वाले आप लिख सकते हो। इतना स्कोप भी नहीं होता एग्जाम के अंदर, अगर आप इनको भी ढंग से लिखाओगे ना आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। वो हम ज्यादा पढ़ने के चक्कर में जो लिमिटेड है उसको भी ढंग से नहीं कर पाते। ठीक है चलो, नेक्स्ट है लैक ऑफ फंड्स फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ पुलिस। अब इतने साइबर क्राइम हो रहे हैं, ठीक है ना, तो जो भी पुलिस को मॉडर्नाइज करने के लिए जो फंड है वो शॉर्टेज है उसकी। उसके अलावा नो प्रॉपर मैकेनिज्म फॉर द ट्रांसफर एंड पोस्टिंग ऑफ द पुलिस फोर्स और द लैक ऑफ पुलिस रिफॉर्म्स इवन आफ्टर द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। कौन सा केस था अनरेखा ये पुलिस रिफॉर्म से रिगार्डिंग, और कौन सी कमेटी थी, पता है कुछ? नो आइडिया। ओके ओके, साहिल आप बताओ, साहिल जिससे पूछूं वही बताएगा। सर शायद कोई प्रकाश सिंह, शाबाश शायद। शाबाश, उत्तर प्रदेश के डीजीपी थे। ठीक है ना, तो प्रकाश सिंह कमेटी सेटअप हुई थी और प्रकाश सिंह जो केस था उसके रिगार्डिंग पुलिस रिफॉर्म्स आए थे। तो ये थोड़ा प्री के लिए इंपॉर्टेंट रहता है कि प्रकाश सिंह कमेटी रिलेटेड टू द पुलिस रिफॉर्म्स, उसकी 5-6 गाइडलाइन थी, वो इंप्लीमेंट करने के लिए लगातार चल रही है बात। तो अगर आप मेंस में आंसर लिख रहे हो तो प्रकाश सिंह गाइडलाइंस जो है वो आप लिख सकते हो पुलिस रिफॉर्म्स के अंदर। अब मैंने वर्ड डाल दिया आपके लिए पुलिस रिफॉर्म्स, ठीक है, तो आप उसके यहाँ पे ऐड कर लेना, अपने जो नोट्स दे दूंगा आपको मैं, ये प्रकाश सिंह की जो रिकमेंडेशन थी।
अब देखो एक नेक्सस भी बना रहता है पॉलिटिशियन का, बिजनेस का, पुलिस का, क्रिमिनल्स का, दैट इज लीडिंग टू द करप्शन इन पब्लिक फोर्स। अब आपको क्या करना है इस स्लाइड से, बस कीवर्ड उठाने हैं, स्टेक होल्डर, पुलिस, कोर्ट्स, ठीक है, फिर पीनल वर्ड्स, इशू क्या थे पर्सोनल में, ठीक है, शॉर्टेज है, पेंडेंसी है, मॉडर्नाइजेशन नहीं है, पुलिस रिफॉर्म्स पेंडिंग है, और एक नेक्सस बना हुआ है। ये 5-6 वर्ड आगे तो क्रिमिनल जस्टिस का कोई भी क्वेश्चन आएगा आप उनको ये वर्ड लिख के आओगे और अपना आंसर एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से पूरा कर पाओगे। ठीक है, एक लास्ट में और है, ये लिखा है कि नोट क्रिमिनल जस्टिस इंक्लूड पुलिस, जुडिशरी, प्रिजन। अब ये मैंने क्यों लिखा है, ये तो हो गया लॉ एनफोर्समेंट इश्यूज, लेकिन क्वेश्चन अगर क्रिमिनल जस्टिस पे आता है ना, तब आपको अब क्वेश्चन आ जाएगा क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर कुछ भी, तो आपके दिमाग में स्टेक होल्डर होने चाहिए, कौन कौन से होंगे। जब भी क्रिमिनल जस्टिस के ऊपर बात होती है तो पुलिस आएगा उसके अंदर, फिर आपकी जुडिशरी आएगी, पहले पुलिस ने पकड़ा मान लो, जुडिशरी ने सजा दी उसको, फिर वो जाएंगे कहाँ पे, जेल के अंदर, प्रिजन के अंदर। तो इन तीनों की रिफॉर्म की बात करोगे आप कि पुलिस में क्या रिफॉर्म करने हैं, जुडिशरी में क्या रिफॉर्म करने हैं, और प्रिजन में क्या रिफॉर्म करने हैं। अब बच्चा क्या होगा, मान लो पुलिस और जुडिशरी लिख के आया और प्रिजन वो भूल गया क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, तो ऑब्वियसली अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 3 मार्क्स उसने खो ही दिए अपने। अब उसकी मार्किंग 7 में से होगी, 7 में से उसको 2 मिले 3 मिले बात अलग है। तो मेरा अगला पर्पस ये है कि जो भी कंपोनेंट होंगे ना, आपको सारे कंपोनेंट एड्रेस करने हैं उस क्वेश्चन के, तभी आपके मार्क्स एक अबव एवरेज आएंगे। चलो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कम्युनल हार्मनी। ये टॉपिक था उसमें, कंचन सिलेबस देखा था, ये देखो, ये रहा कम्युनल हार्मनी। ये मेरा सिलेबस नहीं है, एचसीएस का मेंस का सिलेबस है ये, कहीं तेरे को लगे यूपीएससी खाड़ा बना दिया, ठीक है, एचसीएस मेंस का है ये। और कम्युनल हार्मनी साफ साफ लिखा है इसके अंदर। तो हम इसके रिगार्डिंग 4-5 वर्ड देख लेते हैं, कैसे इस इशू को एड्रेस करेंगे। एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर हमारे दिमाग में होगा, ये बहुत इफेक्टिव चीज है। एक तो सबसे मेन है, अगर आपको सच्ची में बनना है ना ऑफिसर, तो सबसे मेन चीज मेरे को लगती है आंसर राइटिंग। प्लस में मैंने जितने भी बच्चे देखे सिलेक्टेड, उनको हर टॉपिक पे 5-7 बातें पता होती थी, तभी उनको एक टाइम मैनेजमेंट हो पाया उनका। तो मैं वही चाह रहा हूँ, जो मेरा एक्सपीरियंस है उसके थ्रू ये चीज आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगी। इसीलिए मैंने एडवांस वाले बच्चों के लिए करवाया कि करवाऊं। संडे पहले फ्री रखा था, फिर मैं कहा नहीं, इससे फायदा हो जाएगा आपका, ठीक है ना। चलो अब देखो अगेन कम्युनल हार्मनी में क्या होएगा, इट्स अ पीसफुल एंड फ्रेंडली को एग्जिस्टेंस ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज। अब किस किस के बेस पे, मोस्टली हम क्या करते हैं, रिलीजन बेस करते हैं। मैंने यहाँ पे डायमेंशन और डाल दी, चाहे कास्ट के बेस पे हो, चाहे रिलीजन के, चाहे लिंग्विस्टिक के, एक कल्चरल के, इन अ गिवन एरिया, अगर वो पीसफुली रह रहे हैं तो दैट इज योर क्या, कम्युनल हार्मनी। तो अगेन बच्चा क्या करता है कि रिलीजन बेस ले लेते हैं, हम उसमें और डायमेंशन डाल देते हैं, तो आपका आंसर थोड़ा वाइड आ जाएगा, ठीक है। ओके, प्रियंका बताएगी मेरे को। प्रियंका, ये एक होता है आपका प्लूरलिज्म, ठीक है, और एक होता है आपका टॉलरेंस, ठीक है। तो हम इंडिया का, इंडिया इज अ, एक बोलते हैं टॉलरेंट सोसाइटी, या इंडिया इज अ प्लूरलिस्टिक सोसाइटी। तो क्या डिफरेंस है इस वर्ड में, टॉलरेंस और प्लूरलिज्म में? सर टॉलरेंस तो पता है, टॉलरेंस में होता है कि म्यूचुअल रिस्पेक्ट फॉर ईच अदर, ठीक है, म्यूचुअल रिस्पेक्ट है ईच अदर के, रिलीजन के लिए भी, व्यूज के लिए भी, तो उसको हम टॉलरेंस बोलेंगे। हाँ हाँ, और प्लूरिज्म अभी स्ट्राइक नहीं हो रहा है सर, कोई बात नहीं, मतलब साहिल बताओ। डिफरेंस। हाँ सर म्यूचुअल टॉलरेंस ही सर होगा देखो, सर। एक डिग्री का फर्क होता है, अगर हम सारे एक दूसरे का जो प्रियंका ने का रिस्पेक्ट कर रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, तो दैट इज योर टॉलरेंस, कि भाई हम इसको सहन कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मेरे को दिक्कत नहीं है, दैट इज टॉलरेंस। लेकिन उससे भी अगर हायर डिग्री पे जाते हैं हम, और हम उसके सामने वाले को रिस्पेक्ट करने के लिए चेरिश भी करते हैं और उसको बढ़ावा भी देते हैं, तो एक हायर डिग्री होगी, दैट इज योर प्लूरलिज्म। तो टॉलरेंस तो भी है, हम कुछ नहीं कर सकते, टॉलरेट कर रहे हैं, देखो टॉलरेट थोड़ा एक नेगेटिव, टॉलरेट कर रहे हैं। टॉलरेंस से ऊपर क्या आ रहा है, प्लूरलिज्म, कि हम उसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। तो यहाँ पे वर्ड मारेंगे हम प्लूरलिज्म वाला, कि हमारी सोसाइटी कैसी जानी चाहिए, टॉलरेंट की नहीं, प्लूरलिज्म की तरफ जानी चाहिए। तो अगेन आपके वर्ड सिलेक्शन बहुत ही डिटरमाइन करेंगे आपके आंसर की क्वालिटी को। वो मेरे को याद आ गया एकदम से, ठीक है। चलो इसमें है नहीं, पर आप प्लूरलिज्म वर्ड यूज करोगे, टॉलरेंस से होगा। अब कैसे हम सोसाइटी में इंश्योर करेंगे हमारे यहाँ पे कम्युनल हार्मनी बनी रहे, साक्षी बताओ, कैसे आप इंश्योर करोगे सोसाइटी में? शिवानी अपना वीडियो ऑन करो, साक्षी बताओ। हाँ, सोसाइटी में कैसे कम्युनल हार्मनी मेंटेन रहेगी, कैसे इंश्योर करोगे आप? आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो।
देखो सोचोगे नहीं तो फिर दिमाग खुलेगा कैसे? बताओ जल्दी जल्दी, बाकी को मौका भी दो, जल्दी जल्दी बताओ। और ये आप, अरे साक्षी कहाँ पेन चला रही है इस पे, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करो। और ये वीवो कौन है, नाम बताओ अपना। चल साक्षी अगले क्वेश्चन में अनम्यूट करके बताना, काफी टाइम हो गया। ठीक है, देखो पहला तो क्या है, नो स्पेशल ट्रीटमेंट। हम किसी कम्युनिटी का अगर स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं देंगे तो एक ग्रज की फीलिंग नहीं आएगी, उनको लगेगा नहीं ये ज्यादा प्रिविलेज्ड है। नो स्पेसिफिक स्पेशल ट्रीटमेंट टू स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ सोसाइटी बाय द एडमिनिस्ट्रेशन रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। दूसरा, इवॉल्विंग अ कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट। एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट इवॉल्व कर लो कि भाई ठीक है, अगर आप कोई रिलीजियस प्रोसेशन कर रहे हो तो आप ऐसा कुछ नहीं बोलोगे कि जो दूसरों की सेंटिमेंट्स को हर्ट करेगा। तो सभी ने कॉमन कर लिया कि आप फॉलो करोगे, इस टाइमलाइन के अंदर ही करोगे। आप आ रहे हैं दिमाग में? अब ये क्या करना है डिटेल में कोई नहीं पूछ रहा, इतना बड़ा क्वेश्चन भी नहीं आएगा। मेरे को आपको कीवर्ड्स देने हैं कि नो स्पेशल ट्रीटमेंट, एक कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट हो जो सभी कल्चरल और रिलीजियस एक्टिविटी में फॉलो किया जाएगा बाय डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ठीक है, एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच करेंगे कहाँ पे कोई कम्युनल सेंसिटिव एरिया है। ऑब्वियसली सारा इंडिया एक जैसा तो नहीं है, कई एरिया थोड़े ज्यादा सेंसिटिव है। अगर हम सभी, देखो एक चीज और बताता हूँ, सभी का हम एक जैसा सॉल्यूशन देते हैं ना तो हमारा वो इंटेलेक्चुअल बैंकरप्सी शो करता है कि इसको पता ही नहीं, बस सब एक जैसा। लेकिन आप अलग अलग एरिया को अलग अलग डील कर रहे हो तो वो शो कर रहा है कि हाँ ये एडमिनिस्ट्रेटर है, इसको पता है कहाँ पे सेंसिटिव एरिया है, वहां पे क्या काम करना है। ठीक है ना? तो ये कह रहा है एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच लेंगे कहाँ पे, जो कि कम्युनल सेंसिटिव एरिया है वहां पे। प्रिवेंटिव डिटेंशन इन केस ऑफ एनी थ्रेट टू कम्युनल हार्मनी बाय द एनी टाइप ऑफ फ्रिंज एलिमेंट। तो देखो आपने पॉलिटी का एक वर्ड डाल दिया है ना, कॉमन एथिक्स का वर्ड डाल दिया एक, तो भले ही हमारे सिलेबस में है नहीं यूपीएससीएस में, लेकिन यूपीएससी का सिलेबस आपको हेल्प करेगा जरूर, इसलिए मैंने वो वीडियो बनाई थी, आप याद भी कर लेना उसको, कहीं ना कहीं आपके दिमाग में रहेगी वो चीजें। यहाँ इक्वालिटी की बात आ गई। ओके, अब मेरे को ये बताएंगी अनरेखा तो नहीं, शिवानी आप बताओ ये प्रिवेंटिव डिटेंशन के रिगार्डिंग जो सेफ गार्ड दे रखे हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, कौन से आर्टिकल के अंदर है? वीडियो ऑन करो अपनी शिवानी जल्दी जल्दी बताओ, टाइम बचाओ बाकियों का भी। शिवानी, मैं नेक्स्ट टाइम अलाउ नहीं करूंगा जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। और विवो अपना प्लीज नाम बताओ। चित्रा आप बताओ आर्टिकल कौन सा है? अरे पेन कौन चला रहा है? 19 आर्टिकल 19 19 और 20। संदीप बताओ आप। प्रोटेक्शन फॉर द प्रिवेंटिव डिटेंशन प्री का सर आर्टिकल 22 शायद। संदीप से पूछा था मैंने, आर्टिकल 22 ठीक है, बट संदीप चलो कोई नहीं, हम सर नेक्स्ट ये अब ये कैसे सॉरी आप सर, मेरा टैब ना थोड़ा अच्छे से वर्किंग नहीं कर रहा है, बार बार एडिंग आ रही है, इसके लिए मेरे को पता नहीं चल रहा। अच्छा आप चलो क्लीन हो गया, ठीक है। तो देखो ये मेन मेन चीज मैंने तो लिख दिया, आपको पढ़ना है। ठीक है, 20 आर्टिकल 22 पढ़ लेना। ठीक है, क्रिएटिंग अ सिविल सोसाइटी, कॉमन बात है, एक सिविल सोसाइटी बना लो जिसमें इन्फ्लुएंशियल मेंबर होंगे अलग अलग सोसाइटी के, जो दूसरों को क्या करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे। ठीक है, ये एक बार श्रेष्ठ बात बोल सकते हैं ना सर इसमें? बिल्कुल मतलब बिल्कुल, एक बार पॉइंट्स बहुत सारे हैं, मैंने कुछ लिमिटेड बताए हैं, बाकी आप ऐड कर सकते हो। अब देखो ऑर्गेनाइजिंग क्या करा, एक फेयर ऑर्गेनाइज कर दिया। ऑर्गेनाइजिंग एटलीस्ट वंस इन 3 months अ फेयर टाइप ऑफ एक्टिविटी, जहां पे क्या होगा, सारे लोग क्या आएंगे, कॉमनली आके इकट्ठे होंगे। कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी हो गया। देखो एक अच्छा तरीका है कि जब भी कोई रिलीजियस या फिर कम्युनल चीजें होती है उनको डील करने का तरीका क्या है, एक सेकुलर एक्टिविटी करा दो। स्पोर्ट्स तो सबके लिए कॉमन है, फेस्टिवल सबके लिए कॉमन है, तो ये एक अच्छा तरीका है कम्युनल चीज को दूर करने के लिए। अगर दो एक सेकुलर एक्टिविटी करा दो, ठीक है ना, तो इसीलिए उन्होंने क्या है, फेयर कराओ जहां पे डिफरेंट कम्युनिटी के लोग मिलेंगे, मिंगल अप करेंगे, शेयर करेंगे अपने थॉट्स, तो उससे क्या होगा, एक जेल अप होगी सोसाइटी के अंदर। तो एक सेकुलर एक्टिविटी करवा दी, एक आपने सिविल सोसाइटी बना दी जिसमें डिफरेंट मेंबर्स थे, वो एक दूसरे का व्यू शेयर करेंगे, इन्फ्लुएंस करेंगे। एक आपने प्रिवेंटिव डिटेंशन, ये एक्सट्रीम मेजर ले लिया, ठीक है ना, किसी को डिटेंट करना पड़ा तो कर दो, एडमिनिस्ट्रेशन कर रहा है। एक्स्ट्रा कॉशियस अप्रोच लो, कॉमन कोड ऑफ कंडक्ट डेवलप कर लो, और किसी को स्पेशल ट्रीटमेंट मत दो। तो अगेन आपके पास कीवर्ड आ गए। अब बच्चों ने सिलेबस ही नहीं देखा उतना, सोचो, है ना, हमने उन सिलेबस का उठाया, उनके कीवर्ड्स भी याद कर लिए। अब क्वेश्चन अगर कम्युनल हार्मनी पे आता है तो हमारे पास 6 वर्ड है कीवर्ड उसके सॉल्यूशन के लिए, तो आपका आंसर अपने आप ऑर्गेनाइज होगा, टाइम बचेगा आपका। ठीक है, चलो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, करप्शन इन पब्लिक लाइफ। दिख रहा है आपको टॉपिक ऊपर, साहिल दिख रहा है टॉपिक करप्शन इन पब्लिक लाइफ या नहीं? ये सब दिख रहा है। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक है करप्शन इन पब्लिक लाइफ।
बताओ संदीप, क्या डेफिनेशन है करप्शन की? देखो डेफिनेशन कैन बी मल्टीपल, नो डाउट, है ना, आप अपनी भी लिख सकते हो, लेकिन मैंने एक बना रखी, वो भी देख लेना। और मैं प्रेफर करूंगा कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन ने या किसी रिपोर्ट ने या किसी कमेटी ने कोई डेफिनेशन कोट की है वो लिखो, और नीचे उस कमेटी का नाम लिखो या ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखो, वो बेटर रहेगा, अच्छा इंप्रेशन देगा एग्जाम के अंदर। ठीक है, बताओ संदीप, करप्शन क्या है? Sir, corruption in public life belongs to corruption by government officials, ठीक है। in government organizations, हाँ, by elected representative. या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव, दोनों हो सकता है, वो दो ना, ठीक है, पब्लिक Yeah. ऑफिशियल्स, ठीक है। और ये होता क्या है करप्शन? Sir, misuse of public power for संदीप personal use. संदीप से पूछे। हाँ हाँ हाँ, मिसयूज, ठीक है, चलो देखते हैं। Misuse of power. यूज भी कर लो पावर का, ठीक है। उसके अलावा एक जो भी एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, एडमिनिस्ट्रेटिव और पॉलिटिकल, दोनों बता दिए मैंने, ठीक है ना। विच डू नॉट अडेयर टू द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ द बिजनेस, जो भी उनका बिजनेस का रूल ऑफ कंडक्ट है उसको अडेयर ना करके, नॉट ओनली फाइनेंशियली, मॉरली भी, ठीक है ना, तो वो सब किसमें आता है? करप्शन का पार्ट आता है। विच डू नॉट अडेयर टू द रूल्स ऑफ कंडक्ट ऑफ बिजनेस अमाउंट्स टू द करप्शन इन पब्लिक लाइफ। एक डेफिनेशन बेसिक 2 लाइन की है, याद करके अपना लिख दो उसको। अब रीजंस क्या है करप्शन इन पब्लिक लाइफ के? कंचन बताओ क्या रीजंस है करप्शन के? सब एक एक दो रीजन बताओ अपने। Sir, misappropriation of fund. मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड मतलब एक्सप्लेन करो। वो तो करप्शन, अच्छा, reasons, okay. अगे हाँ, अगेन आप अप्रोच वही कर रहे हो, बोलो। सर पब्लिक को Political सिटीजन interference. चार्टर से लेट मी आस्क, मुझे पूछने दो। वीवो प्लीज अपना नाम Institution. बताओ। गायब ही हो गए तो। हाँ वीवो कौन है यार, मेरे को पता नहीं चल पा रहा नाम कौन है। चलो ठीक है, तब तक शिवानी बताओ। सर मे बी मतलब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस, मोर इंस्टीट्यूशनल कंट्रोल होता है पॉलिटिकल। हाँ, एक नेक्सस होता है, ठीक है। और ट्रांसपेरेंसी, लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी लैक करती ट्रांसपेरेंसी। है। वीडियो ऑन करो अपनी ओर, सर ठीक है। चलो सही है, मोर और लेस ये है। हाँ नवदीप कुछ बता रहे थे, आप बताओ। आई थिंक लैक ऑफ लीडरशिप में भी। पर्सनल भी हो एम्बिशन, सकता है कई बार, हाँ रीजंस। और एक वो भी लिख सकते हैं ऐसे, इसमें जो मतलब जो एक बोला, एक रिपोर्ट थी उसमें कि एवरी फैमिली एम्बिशन। म्यूट हो गया आपका माइक। सर स्ट्रिक्ट एनफोर्समेंट नहीं है, ओपेकनेस ज्यादा है, उसकी वजह से भी ठीक है करप्शन है, शाबाश, ट्रांसपेरेंसी कम है। इससे कुछ वही बताओ, ठीक है। चलो मोर और लेस आपने कवर कर लिया, हम एक बार लाइन में देख लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला एक्सेस रेड टेपिज्म, ये तुमने फॉलो, बहुत प्रोसीजर फॉलो करते हैं, तो उनके लिए लोग क्या करेंगे यार, बाईपास करो, ये लो पैसा, खत्म करो इस काम को। नहीं तो अगर हम प्रोसीजर फॉलो करने लग गए तो ये कह रहे हैं छोटा सा स्मॉल अगर रेस्टोरेंट भी किसी को खोलना है तो उसके लिए अगर प्रोसेस इतना ज्यादा है, इतनी ज्यादा टाइम लग रहा है, तो वो खोलेगा ही नहीं, वो कहेगा पैसा लो, खत्म करो काम को। तो जो रेड टेपिज्म एक्सेस में हो जाता है, ऑब्वियसली कुछ गाइडलाइन जरूरी है, पर एक्सेस में रेड टेपिज्म नहीं होना चाहिए। तो जो क्या होता है, डे टू डे हमारे कंडक्ट करते हैं बिजनेस, उसमें अगर एक्सेस रेड टेपिज्म है तो उससे क्या होगा, फिर वो उसको लोग क्या करते हैं, बाईपास करने की सोचते हैं, यार छोड़ो करप्शन, पैसा लो। इवन देख लो, इवन हाई टैक्सेस होंगे, जब भी टैक्स रेट बहुत ज्यादा होते हैं, लोग क्या करते हैं, बाईपास करते हैं। अगर नॉमिनल सा टैक्स हो तो भर देंगे यार, कोई बात नहीं। फाइन देख लो, अगर फाइन 5,000 का है, अगर ओवर स्पीडिंग का या फिर मान लो किसी का फाइन 5,000 का लग रहा है, तो इंसान घबराएगा, 5,000 मतलब कर लो सेट, ठीक है। अगर वो फाइन 500 का है, 1,000 का है, तो इंसान भर देगा उस चीज को। तो ये भी एक चीज होता है, एक्सेस रेड टेपिज्म प्रोसीजर का, प्लस कई बार एक्सेस जो पेनल्टी होती है वो भी करप्शन को प्रमोट करती है। उसके अलावा लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी आपने बताया था, है ना। नेपोटिज्म और फेवरेटिज्म, इस कारण भी किसी को फेवर करने के लिए करप्शन कर देते हैं, भाई भतीजावाद जो भी है। क्विड प्रो क्वो फॉर इलेक्शन फाइनेंसिंग, आज आप मेरे को पैसा दो, कल मैं पावर में आऊंगा तो आपका बिजनेस का फायदा कराऊंगा, ठीक है ना। क्विड प्रो को एक दूसरे से लेन देन की बात होती है, ठीक है। इसका मतलब होता है इन रिटर्न, कि रिटर्न में क्या देंगे क्विड प्रो को, ठीक है। तो रिटर्न में क्या करते हैं, फिर उसको फेवर करते हैं। लॉबिंग बाय प्रेशर ग्रुप, कुछ प्रेशर ग्रुप है वो अपनी लॉबिंग करते हैं, जी ऐसा करो ऐसे करो, ठीक है, तो उससे फिर करप्शन होता है। अब इसको ओवरकम करने के तरीके क्या है, ऑब्वियसली ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगे, ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग, गवर्नमेंट की फंक्शनिंग में ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी तो ऑफिशियल भी घबराएंगे कि यार सब कुछ ट्रांसपेरेंट है, ठीक है। चार्टर, सिटीजन चार्टर आप यहाँ लिख सकते हो, वो ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएगा, क्या उसके ऑब्जेक्टिव है ऑर्गेनाइजेशन के।
अब कई बार क्या होता है, ऐसे आप पॉइंट्स लिख देते हो एग्जाम आंसर शीट के अंदर, मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि आप उसके आगे आप एग्जाम्पल भी लिखो, सब्सटेंशिएट करो। तो यहाँ पे आप लिख सकते थे ट्रांसपेरेंसी इन द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट कैन बी एनहांस्ड बाय सिटीजन चार्टर, ठीक है। फिर जो आरटीआई एक्ट है उसको स्ट्रेंथन करना है हमें। देन मिनिमाइजिंग परमिट सिस्टम बाय एलिमिनेटिंग अननेसेसरी वन, बहुत सारे परमिट है ना उनको हटाओ, लिमिटेड परमिट रखो, ताकि वो क्या होगा, रेड टेपिज्म कम होगा आपका। एजुकेट एंड अवेयर पब्लिक, ये बेसिक सबके रहता है, अवेयरनेस, आईईसी बोलते हैं इसको, इंफॉर्मेशन है ना, आईईसी एजुकेशन और कम्युनिकेशन इस टाइप से है ना। तो ये पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन दो लोगों को, एजुकेट करो उनको, कम्युनिकेट करो उनको, तो ये पॉइंट कॉमन है, सब में लग सकता है। तो ये आपके करप्शन के रीजन है और ये मेजर्स टू ओवरकम है। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या लग रहा है साहिल, कौन सा टॉपिक है ये? सर एमएसएमईज। एमएसएमई, चलो। मेगा कौन सा टॉपिक लग रहा है? इंडस्ट्री लॉस जो आए थे, Industry. रेवोल्यूशन जैसे हुआ था। अब रेवोल्यूशन चल रहा है, पहले इंडस्ट्री फिफ्थ रेवोल्यूशन, यस सर। हाँ 2.0, 3.0, अब 4.0 है। तो अभी जो इंडस्ट्री का दौर चल रहा है दैट इज इंडस्ट्री 4.0, ठीक है ना, 4.0 चल रहा है। बस मेरे को एक एक आइडिया होना चाहिए आपको, पहले में क्या था, सेकंड में क्या था, थर्ड में क्या था, फोर्थ में क्या था। अब क्योंकि थर्ड से ना पूछे लेकिन फोर्थ में पूछ सकते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज हो रही है, कहाँ पे इनका फायदा होगा। तो आपका एक टॉपिक कवर होना चाहिए इंडस्ट्री 4.0। तो बताओ मेगा, फर्स्ट में क्या था मेजर काम? सर मैकेनाइजेशन के हाँ कुछ रहे थे। देख के बता रहे हो क्या? ठीक है मैं बता देता हूँ फिर तो, है ना। देखो आपको 3-4 वर्ड याद रखने हैं। पहला जो रिवॉल्यूशन था ना वो दैट इज बेस्ड ऑन द स्टीम पावर, ठीक है। फिर सेकंड आ गया इलेक्ट्रिकल एनर्जी, बस कीवर्ड बता रहा हूँ एक बार। थर्ड आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स का, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, ठीक है। फोर्थ आ गया मतलब आपका साइबर फिजिकल सिस्टम, ये भी इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स का भी हायर वर्जन आ गया बहुत ज्यादा, जिसमें इंटरकनेक्टेडनेस काफी बढ़ गई है। पहले इलेक्ट्रॉनिक्स पहले भी थे और अब भी है, लेकिन पहले इंटरकनेक्टेडनेस इतनी नहीं थी, अब इंटरकनेक्टेडनेस बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो पहला है मैकेनाइजेशन, जिसमें स्टीम पावर यूज करते हैं, कोयला पता ही आपको, स्टीम पावर होती थी फर्स्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में, लंदन में जो आया था, ठीक है। फिर आपके मास प्रोडक्शन हुआ, इलेक्ट्रिक एनर्जी यूज होने लगी। फिर थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर ऑटोमेशन हुआ, कंप्यूटर्स आए, इलेक्ट्रॉनिक्स आए। अब क्या हो गया आपका साइबर फिजिकल सिस्टम, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, नेटवर्किंग होगी बहुत ज्यादा, इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गया आपका। शिवानी वीडियो ऑन करो। अब हम ऑन है सर। ऑफ लग रही है, यहाँ पे दिख नहीं रहा। ये आपको याद रखना है, देखो जो वर्ड है ना, इंडस्ट्री 4.0 इज कैरेक्टराइज्ड बाय इंक्रीज डिजिटाइजेशन। तो डिजिटाइजेशन तो पहले भी थी, अब क्या हो गया, बढ़ गया बहुत। इंक्रीज डिजिटाइजेशन एंड इंटरकनेक्शन ऑफ प्रोडक्ट्स, वैल्यू चेन एंड बिजनेस मॉडल। मैंने आपको यही तो बताया कि पहले से ज्यादा क्या होगा, डिजिटलाइजेशन बढ़ जाएगा और इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ जाएगा एक दूसरे के बीच में। किस किस के बीच में? प्रोडक्ट्स के बीच में, वैल्यू चेन्स के बीच में और बिजनेस मॉडल्स के बीच में। अब उसमें होता क्या है, इंटरनेट 4.0 इज पावर्ड बाय, ये कीवर्ड्स डाल के आने आपको, इंटरनेट, इंडस्ट्रियल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। अब इंटरनेट ऑफ थिंग्स आ रहा है, ठीक है। और आरएफआईडी, फास्टैग देखते हो आरएफआईडी से वर्क करता है। तो ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है इंडस्ट्री 4.0 के अंदर। क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉमन स्टोरेज होगा एक, क्लाउड कंप्यूट, तभी तो क्लाउड कॉमन होगा तो इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ेगी, ठीक है। ये साइबर फिजिकल सिस्टम, इसमें क्या हो रहा है कि एक दूसरे से कनेक्टेडनेस बढ़ रही है। स्मार्ट ऑटोनोमस सिस्टम दैट यूज कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम टू मॉनिटर कंट्रोल फिजिकल थिंग्स। पहले क्या होता था, मैनुअली लोग जाके कंट्रोल करते थे, अब बैठे बैठे कंप्यूटर पे रेंज सेट कर देते हैं इंडस्ट्री के अंदर। अच्छा इतना फ्यूल जाना चाहिए, इतना ये होना चाहिए, तो कंप्यूटर में बैठे बैठे आप क्या कर रहे हो, सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हो। इसको बोलते हैं साइबर फिजिकल सिस्टम, जिसमें कंप्यूटर बेस्ड एल्गोरिदम से क्या हो रहा है, आप मॉनिटर और कंट्रोल कर रहे हो फिजिकल थिंग्स को, जैसे कि मशीनरी को। ये देखो, ये दिख रहा है मशीनरी है और यहाँ पे कनेक्शन है, ये जो इंटरकनेक्टेडनेस शो कर रहा है दैट इज योर इंडस्ट्री 4.0। कि आप मोबाइल के थ्रू या फिर इंटरनेट के थ्रू, डेस्कटॉप के थ्रू, आरएफआईडी के थ्रू आप मशीन्स को कंट्रोल कर रहे हो। आ रही बात समझ में? पहले यहाँ पे मे भी मशीन के अंदर चिप लगी हो, ठीक है ना, पर इंटरकनेक्टेडनेस इतना ज्यादा नहीं था, अब इंटरकनेक्टेडनेस बढ़ गया है, दैट इज योर इंडस्ट्री 4.0। अब इंडस्ट्री 4.0 का क्वेश्चन आएगा, 2-3 वर्ड तो मार के आओगे ना। इंटरकनेक्शन इतनी बार बोल दिया मैंने, डिजिटाइजेशन बढ़ा है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, साइबर फिजिकल सिस्टम को कनेक्ट कर रहे हैं, आरएफआईडी, क्लाउड कंप्यूटिंग, इतनी चीजें आ गई तो आपका आंसर अपने आप एनरिच हो गया।
ठीक है, एग्जाम्पल दे दिया 3D प्रिंटिंग, RFID टेक्नोलॉजी। पहले नहीं होता था, अब क्या होता है, सीधा कुछ बना रहा है 3D प्रिंटर के थ्रू आपने एक ऑब्जेक्टिव बना दिया पूरा। तो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ योर टेक्नोलॉजी यूज्ड इन इंडस्ट्री 4.0। अब देखो ये तो हो गया इंट्रोडक्शन में आप क्या लिखोगे। अब आप देखो इसका इंपैक्ट कहाँ कहाँ पे हो सकता है। इट विल सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट सेक्टर्स लाइक ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, financial services and will result in operational efficiency, cost control and revenue growth। अब मैं ये लाइन क्यों दी आपको, क्योंकि एग्जाम के अंदर ना क्वेश्चन ये नहीं आएगा कि ऑटोमोबाइल पे क्या पड़ा है, फार्मास्यूटिकल के किसी भी पूछ लेगा आपसे, वो एग्रीकल्चर पे क्या पढ़ रहा है हरियाणा में, वाटर पे क्या पढ़ रहा है, आप तो सारा याद नहीं कर सकते ना। लेकिन आपको कीवर्ड याद रखने हैं कि क्या कम करेगा, वो ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ा देगा। तो किसी भी सेक्टर का है उसका लिख दो कि इसकी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ जाएगी ऐसे ऐसे, उसका कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगी क्योंकि वेस्टेज कम कर देगा, रेवेन्यू में बढ़ा देगा क्योंकि मास प्रोडक्शन पे आएगा। ठीक है ना, तो ये कीवर्ड याद रख लो आप कि भाई ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ेगी, इससे 4.0 यूज करेंगे, कॉस्ट कंट्रोल होगी और रेवेन्यू बढ़ जाएगी। ठीक है ना, और किन किन सेक्टर में यूज कर सकते हैं, ऑटोमोबाइल, फार्मास्यूटिकल, केमिकल, फाइनेंशियल सर्विस, और भी हो सकते हैं। लेकिन in the context of industry 4.0, data analytics and machine learning can be used to interrogate the vast amount of data and provide insights that can help, for example, support real time decision making, predict machine failures or defects, detect possible cyber breaches। अब एक चीज और देख रहे हैं हम इंडस्ट्री 4.0 में, हम क्या हो रहा है, बहुत सारा डेटा आ रहा है अपने पास। ठीक है देखो 3V याद रखने आपको डेटा के लिए, सर्वे में आया था बहुत पहले, मेरे को याद आ गया एकदम से। 3V ऑफ डेटा क्या है, वास्ट, डेटा बहुत ज्यादा है, वेराइटी, बहुत वेराइटी है, डाइवर्स है डेटा, और वेलोसिटी, बहुत फास्ट डेटा ट्रांसफर करता है। तो डेटा के 3 कीवर्ड्स है, वास्ट, वेराइटी, वेलोसिटी। ठीक है, अब इतना डेटा है उसको एकदम से एनालाइज करना, आगे के लिए यूज करना अपनी प्लानिंग में, ये सब का यूज कर रहे हैं हम 4.0 के अंदर। अगेन इससे क्या होगा, प्लानिंग इंप्रूव होगी, लॉसेस कम होंगे। ठीक है, कोई साइबर कह रहा है इवन फ्यूचर में भी कोई साइबर ब्रीच आ सकता है, तो उसको हम पहले डिटेक्ट कर लेंगे। तो अगेन हमारा क्या हो रहा है, मॉडल क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्ग हो रहा है। ठीक है ना, मशीन के फेलियर को प्रेडिक्ट कर लिया। तो अब आपको ये कीवर्ड याद रखना है, किसी में भी क्वेश्चन अगर मान लो ऑटोमोबाइल का आ गया तो आप ये कहोगे ऑपरेशन एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, लेबर कम हो रहा है, रोबोट्स काम कर रहे हैं। ठीक है, कॉस्ट कंट्रोल हो जाएगा, वेस्टेज कम है, कॉस्ट कंट्रोल, रेवेन्यू ग्रोथ बढ़ जाएगा, मशीन फेलियर बच जाएगा। आगे आपके 7-8 पॉइंट दो, कुछ भी आ जाए आपके। अब आपको ये दिक्कत नहीं आएगी मेरे को हर एक का अलग पढ़ रहा है, मैंने आपको बेस मटेरियल दे दिया, 4-5 पॉइंट आपके पास हमेशा होंगे, बस इनको याद कर लेना। हालांकि मैं 2-3 बार बोल रहा हूँ, आपसे ही पूछ रहा हूँ, तो चीजें याद हो जाएंगी क्लास के अंदर, पर्पस यही है। लेकिन फिर भी आप इसको नोट्स में प्रोवाइड करा दूंगा एक बार सेट करके। ठीक है, चलो अब ये अगेन कंक्लूजन के लिए अगर आपको लिखना हो तो देखो एक बात और सिखाता हूँ आपको, हर लाइन के साथ मैं आपको कुछ सिखाना चाहता हूँ। तो आपको कभी कुछ लिखना हो ना तो कोशिश करो आप अपने व्यूज मत दो, आप क्या करो किसी और के व्यूज डाल दो, एक्सपर्ट्स के। एक से तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, शिवानी माइक म्यूट करो अपना आप। Experts feel that emerging market like India could benefit tremendously from the adoption of 4.0। कि भाई मैं नहीं कह रहा ये, ठीक है ना, या फिर आप लिख दो नीति आयोग, या फिर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, या वर्ल्ड बैंक, मतलब किसी ऑर्गेनाइजेशन का व्यू दो आप कि वो कह रहे हैं, तब आपके आंसर में क्या आएगी, ऑथेंटिकेशन आएगी। ठीक है नवदीप, ये है ना, ऐसे करना चाहिए अपने को। देखो नवदीप को, हाँ बताओ। एक्चुअली ना सर, ये वैसे तो आप जो बता रहे हो बेसिक है, लेकिन ये रिवर्स इंजीनियरिंग हो रही है मेरे साथ, तो एटलीस्ट मैं बदलूं, बताओ। ये जो बेसिक्स हैं वो मिस कर दी थी, और इसी वजह से मतलब आंसर राइटिंग में थोड़ा सा निखार नहीं आ पाया था। हाँ, ये बेसिक्स एक तरीके से हमको फॉलो नहीं करते, हम तो फिर पता नहीं क्या क्या पढ़ने लग जाते हैं। अब बच्चे क्या करते हैं बताता हूँ, करंट अफेयर में जो इंडस्ट्री 4.0 में नया आ रहा होगा ना वो पढ़ेंगे, 3-4 पेज का, 10-20 पेज का वो डॉक्यूमेंट, फिर कल कोई और डेवलपमेंट हो जाएगी फिर उसको पढ़ेंगे। फॉलो करने लग जाते हैं वो लोग नई नई डेवलपमेंट्स को, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। लेकिन ये कीवर्ड से तो लिखते ही नहीं, एग्जामिनर पुराना है, उसके कीवर्ड चाहिए उसको। तो मेरा पर्पस ये नहीं करंट अफेयर आपको, आप इंडस्ट्री 4.0 की अगर मैं करंट अफेयर की क्लास लेता उससे क्वेश्चन कभी नहीं आता। मेरा यहाँ पे एडवांस वालों का पर्पस क्या है, तुम्हें जिस्ट दे दूं, जो बेसिक दे दूं, कीवर्ड दे दूं, ताकि एग्जाम में उठ के आंसर आए तुम्हारे। ठीक है ना, कि इंटरव्यू में सारे मार्क्स कम भी आएंगे कोई बात नहीं, बेस पे इतने फोड़ रखे तुमने। ठीक है, चलो आ जाओ। ये हैंड से बनाया है, ठीक है, हाथ से बनाने का पर्पस ये कि तुम भी बना लो। डायग्राम वाली वीडियो देखी है साक्षी,
एक 30 डायग्राम्स की वीडियो बना रखी है मैंने, अलग अलग डायग्राम यूज कर सकते हैं जो हमें आंसर के अंदर। देख लिया आपने? हाँ जी सर, मैपिंग वाली भी देखी है मैंने, शाबाश और शाबाश। वो भी। कंचन आप भी देख लेना, सर ऐप पे है, यूट्यूब पे है, मैं ग्रुप पे शेयर कर दूंगा, ठीक है? यूट्यूब पे भी है। यूट्यूब पे एक प्लेलिस्ट है, स्ट्रेटेजी टू क्लियर सिविल सर्विस मेंस, वो सब प्लेलिस्ट पूरी इंपॉर्टेंट है, उसमें मैंने मेन मेन बातें लिख रखी है, वो ऑब्वियसली आंसर राइटिंग यहाँ पे भी हेल्प करेगी वो। तो ये नहीं है कि सिविल सर्विस वाले आप फॉलो नहीं कर सकते, वो जरूर देख लेना। तो उसी का कुछ प्रोटोटाइप शो करने के लिए मैंने ये स्लाइड लेके आया हूँ आपके लिए। अब देखो फार्मर का, हालांकि ये क्वेश्चन तो था डबलिंग द फार्मर इनकम, ऑब्वियसली प्रियंका ज्यादा अच्छे से बता पाएगी एग्रीकल्चर साइंटिस्ट होने के नाते, ठीक है? लेकिन प्रियंका ये मेरे आइडियाज नहीं है, नीति आयोग के हैं, ठीक है ना? तो कॉन्ट्राडिक्ट मत करना इसमें। तो मैं ये कह रहा था आपको इवन 2022 का टारगेट था, लेकिन ये हमेशा कभी भी क्वेश्चन आ सकता है फार्मर के ऊपर। आपको मतलब नहीं है कब का टारगेट था क्या था, आपको तो कीवर्ड्स चाहिए। तो जब भी फार्मर का एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आया तो आपके पास 3 कीवर्ड क्या आ गए बच्चे? अगेन रैंडम लिखेंगे, मैंने आपको 3 कीवर्ड दे दिए कि एग्रीकल्चर फार्मर में आप 3 जगह पे काम करो। पहला काम कहाँ करोगे? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, कि एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है उसमें 100 प्रैक्टिस बता देगी प्रियंका आपको अलग अलग, है ना? उनको मॉडर्नाइज करो आप, ठीक है? फिर आप दूसरा काम करो वैल्यू चेन के ऊपर, कि जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस है हो गया आप, तो उसकी जो वैल्यू चेन है भाई, कोल्ड स्टोरेज है, मार्केट्स है, वो जो ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस पे काम करो। तो पहला क्या था? एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करो, फिर उसकी वैल्यू चेन पे काम करो, और थर्ड क्या है आपका? पॉलिसी और गवर्नेंस लेवल पे। तो आपने 3 में डिवाइड कर दिया अपने आंसर को भी और पढ़ते वक्त भी। ये मैंने इसलिए लेके आया हूं कि नोट्स आपको ऐसे बनाने हैं, कोई भी टॉपिक आप पढ़ रहे हो उसको सब डिवाइड कर लो। अब जब भी कभी एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा मेरे दिमाग में 3 पॉइंट आएंगे कि एग्रीकल्चर फील्ड के ऊपर कैसे उसको मॉडर्नाइज करूं। अब मैं उसके अंदर लिख लूंगा 3-4 पॉइंट, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ड्रिप इरिगेशन, रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी, कुछ भी अब तो आ ही जाएगी दिमाग में जब मेरे दिमाग में क्लियर है मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। फिर मैं सेकंड पे आता हूँ कि पॉलिसी और गवर्नेंस लेवल पे क्या करें। मॉडर्न एक्ट लेके आए, ठीक है ना, होगा इसमें एपीएलएमसी एक्ट होगा, जैसे मॉडल एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस एंड लाइफ स्टॉक मार्केटिंग एक्ट, मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एक्ट लेके आए, ठीक है, संपदा स्कीम है, ठीक है, टारगेट्स क्रिएशन फॉर द फूड प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। तो एक सेक्शन बना लो आप अपना एग्रीकल्चर का फील्ड के ऊपर, एक बना लो पॉलिसी गवर्नेंस और स्कीम का, और तीसरा बना लो जो वैल्यू चेन के अंदर हमें इंप्रूवमेंट करनी है प्रोसेसिंग के अंदर। तो बताओ प्रियंका, मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर के लिए क्या कर सकते हैं हम? देखो सबके पॉइंट्स वैलिड रहेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है, सबके अपना थॉट प्रोसेस है, लेकिन मैंने कुछ पॉइंट लिखे हैं वो आप देख लेना, आप अपने भी लिख सकते हो। बताओ। सर पहला तो ये है कि जो हम कंजर्वेशन एग्रीकल्चर फॉलो करते हैं तो उसमें हम मॉडर्न कर सकते हैं कि ठीक है, जैसे कि सीड ड्रिल हो गया, इन सब का यूज कर सकते हैं जिससे कि हम सॉइल को कम डिस्टर्ब करके और काम भी कर लें, ठीक और है, ज्यादा हम फर्टिलाइजर वगैरह का ये जो यूज है वो थोड़ा कम कर सकते हैं, और जो इरिगेशन में है फ्लड इरिगेशन ना करके ड्रिप हम ड्रिप इरिगेशन हो या गया या फिर स्प्रिंकलर स्प्रिंकल इरिगेशन हो गया, ठीक है, चलो शाबाश। कंबाइंड हार्वेस्टर का यूज कर सकते कंबाइन हार्वेस्टर का यूज कर सकते हो, ठीक है। अब देखो अब ठीक है, जनरल है। अब आगे जो आएंगे ना अभी टॉपिक्स, अगला फ्लो चार्ट आएगा, उसमें आपको कुछ ऐसी टर्म्स मिलेंगी दैट विल बी न्यू फॉर यू। अगर आपको वो टर्म डालते हो, मेरा डॉक्यूमेंट ये नीति आयोग का ही डॉक्यूमेंट है, वहीं से लिया मैंने आपके लिए, ठीक है ना? तो देखो अब ये डायग्राम है, आप भी ऐसा डायग्राम अपने नोट्स में बना सकते हो। अब पहला कंपोनेंट मैंने उठाया मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, उसको भी मैंने डिवाइड कर दिया, ये नहीं रैंडम मैं बोल रहा हूँ कि आप उसको फ्रंट एंड कर सकते हो, बैक एंड कुछ भी कर सकते हो। अब मैंने किस पे किया उसको? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी, जो ये बता रही थी इरिगेशन सीड वीड, तो उसके लिए क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? इरिगेशन जो बताया, स्प्रिंकल इरिगेशन या फिर ड्रिप इरिगेशन का यूज करेंगे, ठीक है। सीड कैसे यूज करेंगे? जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी हो, ठीक है ना। और दूसरा क्या है? कस्टम हायरिंग सेंटर। ये कॉन्सेप्ट क्या है चित्रा बताओ, कस्टम हायरिंग सेंटर क्या होते हैं? कोई बात नहीं, साहिल बताओ। नवदीप पता है? और सर नहीं पता सर। कोई बात वो नहीं। वो जैसे मशीन से ट्रैक्टर है या हाँ देखो, ये उनको मध्य प्रदेश का मॉडल है, उसमें क्या होता है आपके पास मशीन्स नहीं है, ठीक है, तो एक कॉमन सेंटर बन जाएगा, वहां पे ट्रैक्टर वैक्टर कंबाइन उम्बाइन पड़ा है, तो फार्मर गरीब है तो खुद खरीदने की जरूरत नहीं है उसको, वहां से जाएगा कस्टम हायरिंग सेंटर, हायर कर लिया उसने, यूज किया और वहां पे डिपॉजिट कर दिया, ठीक है ना। तो उससे उसकी फार्म की क्या होगी? प्रोडक्टिविटी और एफिशिएंसी बढ़ेगी। तो अगेन ये वर्ड यूज करना है आपको, कस्टम हायरिंग सेंटर डेवलप करो।
अब हरियाणा का क्वेश्चन है तो लिख दो ब्लॉक्स में क्या करना चाहिए, कस्टम हायरिंग सेंटर करना चाहिए, ठीक है ना, इस तरीके से सीड्स और इरिगेशन। अब दूसरा मैंने क्या किया, स्ट्रेंथनिंग एक्सटेंशन सिस्टम, जो एक्सटेंशन एजेंट है, एक्सटेंशन सिस्टम है, जो एक्स्ट्रा फैसिलिटी दे रहा है, उनको कम्युनिकेट कर रहा है, लैब टू लैंड इनिशिएटिव्स है, उनको स्ट्रेंथन करो। कैसे, पीपीपी, कृषि विकास केंद्राज। जो कृषि विकास केंद्राज है वो इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन करते हैं, लैब टू लैंड जो इनिशिएटिव है, क्यों प्रियंका करते हो, करा होगा आपने प्रैक्टिकल इसके लिए केवीकेस में। यस सर। हाँ, तो इनको स्ट्रेंथन करो, पीपीपी फॉर्म में लेके आओ। अगर गवर्नमेंट सपोर्ट नहीं कर पा रही तो पीपीपी में लाओ, ताकि फार्मर के पास क्या हो, राइट इनपुट जाए, राइट इन्फॉर्मेशन जाए। दूसरा क्या करो, वैल्यू एडिशन को प्रमोट करो, ना कि वो छोटा हल्का क्रॉप बेच रहा है, वैल्यू एड करके बेच रहा है उसको। ग्रेडिंग करो, सॉर्टिंग करो, ये होता है ना प्रियंका, मेरे को इतना नहीं पता टेक्निकल, पर ऐसे होता है मेरे ख्याल से वैल्यू एडिशन में, पैकेजिंग एंड ऑल। पैकेजिंग, हाँ, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, ये तो पूरा बता देगी Washing. ट्रीटमेंट उसका, ठीक है, कैसे करना है। पर हमें इतना टेक्निकल नहीं पढ़ना है, हमें तो बस कीवर्ड्स पे खेलना है, क्योंकि शीज एग्रीकल्चर साइंटिस्ट तो वो कर सकती है, लेकिन हमें कीवर्ड देख के करना है। सस्टेनेबली वाटर को यूज करो। अब आ जाओ लाइव स्टॉक और फिशरी में क्या करना है। ब्रीडिंग, इंडिजीनियस और एक्सोटिक ब्रीड्स का क्या करो, इनकी ब्रीडिंग इंप्रूव करनी है। विलेज लेवल पे करो प्रोक्योरमेंट सिस्टम, कि दूर ना जाना पड़े। विलेज लेवल पे क्या हो रहा है, प्रोक्योरमेंट हो रहा है, ताकि फार्मर का ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बच रहा है, वेस्टेज कम हो रहा है। कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम करो। मनरेगा को अगर ब्लू रेवोल्यूशन से कन्वर्ट कर दिया तो साहिल क्या फायदा होगा, बताओ मेरे को, अगर हमने ऐसे स्कीम्स को कन्वर्ट कर दिया तो। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करना सर। जैसे मैंने बोला कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम, जैसे मनरेगा को अगर ब्लू रेवोल्यूशन के साथ हम कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या फायदा होगा इससे। ये कॉमन पॉइंट है, आप कहीं भी यूज कर सकते हो कन्वर्जेंस ऑफ स्कीम। मान लो मनरेगा में वो लोग रोड बना, साइड में कुछ काम कर रहे हैं, रोड बना रहे हैं, कुछ खड्डा खोद रहे हैं, कुछ कर रहे हैं। अब उसको ब्लू रेवोल्यूशन से अगर मैंने कन्वर्ट कर दिया तो मैं उनसे क्या करूंगा, पोर्ट खुदवाऊंगा, तालाब खुदवाऊंगा एक, ठीक है ना, जिससे क्या हो रहा है, फिशरी अब प्रमोट कर रहे हैं वहां पे। वो काम किसी और को ना देके मनरेगा लेबर को दे दिया, तो दो स्कीम्स को हमने क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया, ठीक है। ये एक इनोवेटिव अप्रोच शो करता है आपके आंसर राइटिंग के अंदर। तो अगर आप ऐसे आंसर दोगे, कुछ पॉइंट्स लिखोगे, तो ऑब्वियसली आपको रिवार्ड होगा। कैपेसिटी बिल्डिंग ऑफ फार्मर्स एंड फिश ब्रीडर्स, उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करनी है। अब जो फार्म लॉज आए थे उसमें यही तो इशू आ रहा था कि फार्मर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग नहीं है, उनको पता ही नहीं कितना बनाना है, किस लेवल में बार्गेनिंग करेंगे, उनको इन्फॉर्म डिसीजन लेने दो पहले। तो फार्मर की कैपेसिटी बिल्डिंग इंप्रूव करनी है पहले, ठीक है। ये तो हो गया आपके लाइफ स्टॉक और फिशरी से रिलेटेड क्या करोगे। अगला है हाई वैल्यू क्रॉप्स, जो हम बात करते रहते हैं, तो क्या क्या कर सकते हैं उसके लिए। सीरियल से अब हम शिफ्ट करेंगे किस पे, हाई वैल्यू क्रॉप्स, जैसे कि आपकी हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स होती है। रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी का यूज करो। इससे क्या होता है प्रियंका, रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी से फायदा क्या होगा, कई बार डिजीज बच जाती है, ठीक है ना, और क्या होता है, हाँ डिजीज, डिफरेंट वेराइटीज को प्रमोट कर सकते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, डाइवर्सिटी आ सकती है क्रॉप के अंदर, क्लाइमेट रेसिस्टेंट क्रॉप भी बना सकते हैं इससे, है ना, ड्रॉट रेसिस्टेंट हो गया उस तरीके से। तो रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी का यूज करो, ऑर्गेनिक मार्केट को प्रमोट करो, ठीक है ना, और कन्वर्ट एग्रीकल्चर वेस्ट, अगर एग्रीकल्चर का वेस्ट है उसको आपने कन्वर्ट कर दिया, मल्चिंग में यूज कर लिया, कंपोस्टिंग में यूज कर लिया, तो ये ठीक ठाक अगर आपने चीजें कर ली तो उससे क्या होगा, आपकी हाई वैल्यू क्रॉप, यानी कि फार्मर्स की जो इनकम है वो बढ़ेगी। प्रियंका ठीक ठाक नॉलेज है मेरी एग्रीकल्चर की या कम है? सर बहुत अच्छा है सर। ठीक है, चलो ठीक है। सर ये रूट स्टॉक वाला एक बार रिपीट करना। कोई जरूरत नहीं, कौन पूछे पहले, मेरे को ही बताओ पहले तो। कंचन। अच्छा कंचन पूछ रही थी क्या, अरे ये साइंस वालों का है, हमें नहीं पढ़ना है, मैं फिर तेरे को बताया, हमें तो क्या देखना है, अगर मान ले रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं तो उसके फायदे क्या होंगे। कोई किसी प्लांट में डिजीज है, ठीक है, आपने उसको रूट स्टॉक यूज करके उसकी डिजीज हटा दी, तो हमें डिजीज रेसिस्टेंट प्लांट मिल सकते हैं। कई बार ड्रॉट क्लाइमेट आ रहा है, ठीक है ना, उसके रिगार्डिंग हमने ऐसी क्रॉप प्रोड्यूस कर ली रूट स्टॉक से जो कि क्लाइमेट टॉलरेंट है, तो वहां पे हेल्प कर जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमें क्या करना है, रूट स्टॉक कई बार क्या होता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ा देता है, ठीक है ना, कि एक पहले एक अलग रूट स्टॉक था, दो अलग अलग आपने रूट स्टॉक में होता क्या है, दो अलग अलग प्लांट्स के वो कंबाइन करके एक बनाते हैं नया वाला कुछ, ठीक है, उसके अलग अलग वैरायटी होती है, तो उससे क्या हुआ, उसकी डिजीज रेसिस्टेंट भी हो सकता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, डाइवर्सिटी भी आ सकती है। अब मान लो एक गुलाब का फूल था, वो गुलाबी रंग का था, आपने रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी करके कोई ब्लैक बना दिया, ऑरेंज बना दिया, तो ऑब्वियसली फार्मर की प्राइस रियलाइजेशन क्या होगी, बढ़ जाएगी, होता है ना प्रियंका ऐसे डिफरेंट रूट स्टॉक से। यस सर। तो ये फायदे होंगे। मेरा पर्पस क्या है यहाँ पे, फार्मर की इनकम बढ़ाना है, तो रूट स्टॉक टेक्नोलॉजी कैन हेल्प इन इंक्रीज द फार्मर। उसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा दी, मान लो फ्लावर्स की, फ्रूट्स की, रूट स्टॉक यूज करके, तो उसका तो बढ़ गया ना, फायदा हो गया ना, खराब कब हुआ, वेस्टेज कब हुआ। आगे कंसेप्ट समझ में, हमें प्रोसेस में नहीं जाना है, उसके एडवांटेज देखनी है, ठीक है। चलो शाबाश, ये समझ में आएगा पर्पस। अगर पहले मैंने 3 में डिवाइड किया था, साहिल बताओ, डबलिंग द फार्मर इनकम या फार्मर के 3 पॉइंट क्या थे।
पहले प्रोडक्ट एग्रीकल्चर लेवल पे मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर, ठीक है। सेकंड पॉलिसी एंड गवर्नेंस, पॉलिसी एंड गवर्नेंस, और थर्ड बनाया था मैंने वैल्यू चेन एंड रूरल वैल्यू चेन इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, ठीक है। अब पहले मॉडर्नाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर को फिर डिवाइड कर दिया, प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, एक्सटेंशन सिस्टम को कैसे करेंगे, लाइफ स्टॉक और फार्मर्स फिशरीज को कैसे कर सकते हैं, और हाई वैल्यू क्रॉप्स कैसे प्रमोट करेंगे। ये 4 याद रखने, अंदर के याद आ जाएंगे तुम्हें, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट, थर्ड जो हमारा पॉलिसी वाला मैंने वही लिख दी, 2-3 एक्ट थे, उसमें एक्ट ही आएंगे, आप फॉर्म लॉज भी मेंशन कर सकते हो, ठीक है ना। अब जो थर्ड पॉइंट है हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर और वैल्यू चेन वाला, वो ये है। अब 3 स्लाइड से आपको 3 डायग्राम मिल गया अलग अलग। पहला मैंने ट्राइंगल बनाया था, फिर एक मैंने सर्कल बनाया, उसके अंदर 4 कंपोनेंट लिखे, क्योंकि पहले वाले के अंदर 3 कंपोनेंट थे, इसमें 4 थे, और इसके अंदर 6 कंपोनेंट है। तो हर एक कंपोनेंट का मेरे दिमाग में डायग्राम होता है कि अगर 6 कंपोनेंट आएंगे मैं स्टार बनाऊंगा, 4 आएंगे तो मैं बीच में बना के और 4 वाला बनाऊंगा, 3 आएंगे ट्राइंगल बनाऊंगा। इस तरीके से आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो, वैल्यू चेन या रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए क्या करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दो इसको, वैल्यू चेन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को। नवदीप, क्या फायदे होते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देते हैं किसी को? तो वो सर थोड़ा लोन लोन सस्ता मिल जाता है, हाँ, ठीक है, एक प्रोसेस में आता है, ऑर्गेनाइज हो जाता है पूरा सेक्टर, ठीक है। हाँ। इसको बात कर रहे हैं कि वैल्यू चेन और रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दे दो। ये आप कहीं भी यूज कर सकते हो, इसलिए मैंने डाला है, बड़ी है, हाउसिंग को करवा दो, रोड को दे दो, किसी को भी कर दो, ठीक है ना। उससे एक स्ट्रीमलाइन हो जाएगा प्रोसेस, लोन इजीली मिल जाएंगे। एक ग्राम्स है, ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, ठीक है ना, इनको डेवलप करो। बजट के अंदर प्रोविजन था कि ग्राम्स डेवलप करो। फूड प्रोसेसिंग या एग्रीप्रेन्योर्स, ये वर्ड यूज करना है आपको अब, ठीक है। एग्रीकल्चर नहीं, एग्रीप्रेन्योर डेवलप कर रहे हैं कि वो फार्मर अपना माल बेच रहा है और पैसा कमा रहा है, उसको तो पैसे मिलते ही नहीं, ठीक है ना। तो एग्रीप्रेन्योर्स डेवलप करने हैं हमें। इसके लिए स्कीम है पीएम किसान संपदा योजना। इसमें क्या करेंगे, मॉडर्नाइजिंग प्रोसेसिंग एक्टिविटीज एंड डिक्रीजिंग एग्रीकल्चर वेस्ट, ये करना है। प्रोसेसिंग एक्टिविटी को मॉडर्नाइज करना है। एग्रीप्रेन्योर वर्ड इंपॉर्टेंट है। कन्वर्जेंस इन गवर्नमेंट स्कीम्स, अलग अलग स्कीम है, मान लो इरिगेशन की, है ना, या सॉइल की, को कोशिश करो कन्वर्ज करो एक जगह, ठीक है। रूरल, ये एक्स्ट्रा हो गए कि रूरल रोड डेवलप करो, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी दो, अब देखो हर एक में ब्रैकेट में लिख दिया, इलेक्ट्रिसिटी के लिए स्कीम कौन सी है, सौभाग्य स्कीम। फूड प्रोसेसिंग के लिए संपदा, ऐसे तुम नोट्स बनाओ अपने। अब रूरल रोड्स डेवलप करो, ठीक है। वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाओ, ब्रैकेट में लिख दिया यूके, एग्जांपल का है उत्तराखंड का, उत्तराखंड में वुमन सेल्फ हेल्प ग्रुप काफी डेवलप है, ठीक है ना। तो ऐसे आपको अपने नोट्स में चीज याद रखनी है। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन ग्रीन, ये भी बजट के अंदर आया था। एम्स टू प्रमोट एफपीओ, ये नया बजवर्ड है, हरियाणा में काम भी अच्छे से कर रहा है। हरियाणा में एग्रीकल्चर का क्वेश्चन आएगा, एफपीओ खेवड़ा का केस स्टडी डाल देना, काफी अच्छा काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपको अपने लोकल देखने हैं, नवदीप पता होगा सोनीपत में ही है, ठीक है ना, खेवड़ा। तो एफपीओ खेवड़ा का डाल सकते हो आप केस स्टडी, ठीक है। तो आपको लोकल अगर आप दोगे कि एफपीओ खेवड़ा इन सोनीपत डिस्ट्रिक्ट इज वर्किंग वेल, तो कहेगा कि यार यहाँ इसको पता है बंदे को, लोकल भी, हरियाणा का क्वेश्चन आ रहा है। तो एग्री लॉजिस्टिक्स, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज एंड प्रोफेशनल मैनेजमेंट ऑफ सच ऑपरेशन, ये आगे कॉमन वर्ड है। अपने को क्या करना है, ऑपरेशन ग्रीन के अंदर, अगर ऑपरेशन ग्रीन भी आता है 6 मार्क्स के अंदर, तो आपके पास कीवर्ड आ गया। बच्चे तो क्या करेंगे, ग्रीन वेजिटेबल करेंगे या फिर एग्रीकल्चर, आपने कीवर्ड मारे हैं। उनके अलावा एफपीओ आप वर्ड लिखोगे, एग्री लॉजिस्टिक्स को प्रमोट करोगे, प्रोसेसिंग फैसिलिटीज को बढ़ाओगे, और प्रोफेशनल मैनेजमेंट लेके आओगे ऑपरेशन के अंदर। तो ये 4 कीवर्ड लिखने हैं आपको, तब आपके मार्क्स, क्योंकि आंसर की उसके पास भी यही रहेगी, जो चेक करेगा वो कीवर्ड ढूंढेगा, ठीक है। अगेन ये कॉमन है, अशोक दलवाई कमेटी, बार बार पढ़ते हैं, डबलिंग द फार्मर, इसको भी कोड कर देना, इसलिए अबे अशोक दलवाई कमेटी, ये मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट लिख देते आपको याद कराने के लिए, ठीक है। हमें लगता है एकदम से, अब हम चीजें पढ़ के नहीं जाते ना, तो फिर जनरल आंसर लिख के आते हैं, है ना। लेकिन अब चीजें दिमाग में रहेगी तो आप बहुत स्पेसिफिक आंसर लिखो। मेरा मानना है आप कम पढ़ो, लेकिन लिमिटेड चीज को पढ़ो और उसको बार बार पढ़ो। तो आप देखो, अभी तक मैंने बहुत ज्यादा वर्ड्स नहीं लिखे, मैं लिमिटेड चीज को कर रहा हूँ, उसको बार बार पढ़ रहे हैं और कीवर्ड देख रहे हैं। तो आपको अपनी हैबिट के अंदर ये चीज लेके आनी है, अगर आप मार्क्स को एनहांस करना चाहते हो तो। सर ये ग्राम्स क्या लिखा आपने, ये समझा? ये है ग्रामीण एग्रीकल्चर मार्केट्स, फुल फॉर्म है, वहां पे ग्रामीण लेवल पे एग्रीकल्चर मार्केट, बजट के अंदर प्रोविजन था, ये फुल फॉर्म है कि शहर वहर ना आना पड़े, वहीं पे मार्केट डेवलप हो जाए, प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर हो, वेस्टेज ना हो, है ना, प्राइस रियलाइजेशन आ जाए। देखो ये वर्ड आने चाहिए, है ना, प्राइस रियलाइजेशन अपने आप ही आ गया, ऐसे वर्ड आएगा तो ठीक रहेगा प्रॉपर, ठीक है। अब अगला टॉपिक क्या है साहिल? इंक्लूजन सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन पे शायद क्वेश्चन आया था इस बार, है ना। तो ये ऐसे टॉपिक है जो कॉमन है, कहीं भी आते हैं, ठीक है ना। तो बताओ
क्या होता है फाइनेंशियल इंक्लूजन? सर कॉम्प्रिहेंसिव अलग अलग स्टेटस ऑफ सोसाइटी को सर। हाँ, दोनों वर्ड अच्छे बोले आपने, कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से हो सबका, और अलग अलग स्टेटा, अलग अलग मत बोलो, सभी स्टेटा बोलो, क्योंकि जब इंक्लूजन की बात आएगी ना हम तो सभी को इंक्लूड करेंगे, ठीक है ना। आइडिया ठीक था आपका, शाबाश। और कुछ ऐड कर सकते हो इसमें कंचन? सभी स्ट्रेटा बोल दिया और डाइवर्स प्रोडक्ट बोल दिया इसने, अलग अलग प्रोडक्ट्स, और इसके अलावा कीवर्ड फाइनेंशियल। अफोर्डेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट, आई थिंक सर। कंचन कंचन सॉरी चलो सर बताओ इसमें शिवानी। तो सब हाँ कुछ कंचन आएगा, बता रही है क्रेडिट क्या अवेलेबिलिटी। एक क्या? अगर स्मॉल लेवल पे देखें तो क्रेडिट अवेलेबिलिटी भी आ हाँ गया। वो तो डाइवर्स प्रोडक्ट्स के अंदर आगे है ना, क्रेडिट बट अवेलेबिलिटी, पेंशन है, वो उसने बता दिया। इसके अलावा पूछ रहा हूँ मैं, कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन ठीक है, एक पार्ट है, सही है। डिजिटाइजेशन के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? फाइनेंशियल इंक्लूजन अचीव कर सकते हैं। गुड। हाँ बताओ, अब बताओ शिवानी, आप कुछ बता रहे थे। सर, फाइनेंशियल प्रोडक्ट यानी अवेलेबिलिटी होती है, जैसे कि ट्रांजैक्शन पेमेंट सबके लिए अवेलेबल हो, ये सारी इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है सर्विसेज ठीक है हर ठीक। किसी के लिए अवेलेबल होना चाहिए। अब वो तो बता दिया ना साहिल ने, मैं उसके अलावा पूछ रहा था, ठीक है। उसके अलावा सर इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज वो बोल सकते जब मैंने हैं। बोल दिया सारे सेक्शन हो गए तो फिर इक्वालिटी होगी, ठीक है ना। इंश्योरेंस और वो सर, हाँ इंश्योरेंस ये जो आप बता रहे हो ये भी साहिल ने कवर कर दिया, डाइवर्सिटी ऑफ प्रोडक्ट्स में, ठीक है ना। डाइवर्सिटी नॉट ओनली बैंक अकाउंट बट फाइनेंशियल लिटरेसी, बट इंश्योरेंस, बट पेंशन, सब चीज होनी चाहिए, दैट इज द फाइनेंशियल इंक्लूजन। ये नहीं बस अकाउंट खोल दिया खाली, ठीक है। अब एक वर्ड और आएगा इसमें जो कीवर्ड मिस करो, इट शुड बी बाय मेन इंस्टीट्यूशनलाइज, मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेयर, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। ये नहीं कि लोकल आदमी करा रहा है आपको, इंस्टीट्यूशनल प्लेयर होना चाहिए, मेन स्ट्रीम, ठीक है ना। तो फाइनेंशियल इंक्लूजन में अगला वर्ड क्या था? इंस्टीट्यूशन के थ्रू होना चाहिए काम ये। तो आरबीआई, मैं नहीं कह रहा, ये आरबीआई कह रहा है। मैंने इस आपसे से पूछा, अब आपको 4 कीवर्ड याद होंगे ना, आप डेफिनेशन बना ही लोगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द क्या है, मतलब डिफरेंट जो प्रोडक्ट्स हैं दैट, जैसे कि पेंशन, इंश्योरेंस, बैंक अकाउंट, उसको रीच कराना है टू द ऑल स्टेटा ऑफ द सोसाइटी थ्रू द मेन इंस्टीट्यूशनलाइज, मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशनलाइज प्लेयर। खत्म होगी डेफिनेशन। 3 कीवर्ड याद कर लिया आपने, सभी को देने हैं, सभी प्रोडक्ट देने हैं, और मेन इंस्टीट्यूशनल प्लेयर के थ्रू होना चाहिए, बन गई डेफिनेशन। ऐसे याद करना है अपने को। अगर मैं सीधी डेफिनेशन दिखाया था ना, याद कभी नहीं होती। अब 3 कीवर्ड याद है, हो जाएगी। अब देखो, ये मैंने कहा था हमेशा यूज करोगे, आरबीआई जो भी है ऑर्गेनाइजेशन के थ्रू, एज पर आरबीआई फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस। अब मुझे ये भी नहीं पता आरबीआई ने दी है नहीं दी है, 99% तो दी होगी, लेकिन मेरा तरीका ही है, कोड देखने जा रहे हो, आरबीआई दे भी सकता है, बैंक की बात आरबीआई करेगा, ठीक है ना। तो आप थोड़ा स्मार्ट प्ले कर सकते हो चीजों को, ज्यादा फेक भी नहीं करना है, लेकिन मैनेजेबल चीजें कर सकते हैं, वही स्मार्ट स्टडी होती है, स्मार्ट आंसर राइटिंग होती है, ठीक है। बाकी यहाँ पे नोट्स पे तो मैं नहीं करूंगा ब्लफ, क्योंकि चेक हो जाएगा, पेपर पे कर सकता हूँ, ठीक है। चलो, अब मुझे नहीं देने, खैर आप लोगों को देने, पर ये तरीका बता रहा हूँ। एज पर आरबीआई, फाइनेंशियल इंक्लूजन इज द प्रोसेस ऑफ एंश्योरिंग एक्सेस टू एप्रोप्रिएट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दोनों प्रोडक्ट और सर्विसेज, टू ऑल सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी एट एन, देखिए ऑल वर्ड तभी हो गया ना, एट एन अफोर्डेबल कॉस्ट। एक भी और कर दिया मैंने, अफोर्डेबल कॉस्ट, क्योंकि सबकी बात कर रहे हैं ना, तो कॉस्ट भी सस्ती और अफोर्डेबल होनी चाहिए, नहीं तो फिर सब लोग नहीं ले पाएंगे। हमने प्रोवाइड करा दिया सभी को, सबके पास है बैंक अकाउंट, लेकिन बहुत महंगा है वो सिस्टम, ट्रांजेक्शन, तो नहीं करेंगे यूज उसको, तो वो फाइनेंशियल इंक्लूजन में नहीं आएगा। अगला कीवर्ड था अफोर्डेबल कॉस्ट इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर बाय द मेन स्ट्रीम इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। तो 4 वर्ड याद रखने हैं, डिफरेंट प्रोडक्ट्स है, ठीक है, सभी स्टेट ऑफ सोसाइटी को है, अफोर्डेबल कॉस्ट है, और चौथा है इंस्टीट्यूशनल प्लेयर। ये 4 बातें होगी आपकी फाइनेंशियल इंक्लूजन में। बैंकिंग द अनबैंक्ड, ये इसकी टैगलाइन है फाइनेंशियल इंक्लूजन की, कि जो अनबैंक्ड है ना उनको बैंकिंग प्रोवाइड करनी है, बैंकिंग द अनबैंक्ड। इसके लिए क्या कर सकते हैं हम, जो आप बता रहे थे नवदीप, बैंक अकाउंट खुलाओ, एंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू बैंक्स अकाउंट विच आर गेटवे टू द ऑल फाइनेंशियल सर्विस। पहले तो बैंक अकाउंट ही खुलेगा, तभी आपकी बाकी फाइनेंशियल सर्विस एक्सेस होगी। उसके बाद आप डिजिटल पेमेंट, किसी ने बताया था डिजिटलाइजेशन बढ़ाओ, तो उससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा। ये अब आप सारे कंपोनेंट एड्रेस बता चुके हैं, आपको याद आराम से आ जाएगा, ठीक है ना। इंश्योरेंस एंड सोशल सिक्योरिटी जो बात कर रहे थे, पेंशन वेंशन, ये सारा इसमें आ जाएगा, ठीक है। इंश्योरेंस का लाइफ और एक्सीडेंटल कवर, पेंशन, रिटायरमेंट प्लानिंग सर्विसेज, और फाइनेंशियल लिटरेसी, चारों कंपोनेंट है। ये कंपोनेंट लोग मिस कर देते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी इज आल्सो द कंपोनेंट ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन। अब फाइनेंशियल इंक्लूजन पे आएगा, आप डेफिनेशन लिखोगे, कंपोनेंट लिखोगे, स्कीम्स लिखोगे, तो आपका आंसर होगा कंप्लीट अपने आप में, ठीक है ना। कुछ मैं फिर अगेन कहूंगा, हरियाणा का एग्जांपल डाल देना, जो सर्वे के अंदर डालूंगा,
कितने बैंक्स है, कितने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट है, ब्रैकेट बनाया, छोटा सा बॉक्स लिखा हरियाणा एंगल या फाइनेंशियल इंक्लूजन हरियाणा, लिख दिया इतने बैंक है, इतने बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट है, कुछ एक दो बात डेटा लिख दिया, हो गया आपका। मतलब अलग नहीं आएगा नवदीप, क्या लग रहा है आंसर इससे? अगर हम एक हरियाणा एंगल डाल रहे हैं और डेटा के साथ दे रहे हैं, वो मैं आपको सर्वे प्रोवाइड करूंगा, अभी बजट और सर्वे की समरी, उसमें से आपको मेन मेन डेटा मिल जाएगा, यस सर है ना? डेफिनेटली हाँ, यस सर। तो अगेन सच्ची में मैं एडवांस वालों के साथ ना मैं चेंज करना चाहता हूँ चीजों को। मैं आपको पहले ही बता चुका था कि इसका जो फीस फी मैंने हाई रखने का पर्पस यही था कि ज्यादा बच्चे ज्वाइन ना कर पाए। मैं चाहता ही नहीं था बहुत ज्यादा बच्चे ज्वाइन करें इसको, क्योंकि मैनेज करना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता है। मैं आपको हर एक को पर्सनल फीडबैक देता हूँ कॉपी चेक होने के बाद, उन कॉपी को चेक करवाना, उनको वापस देना, क्वेश्चन सेट करना, टॉपिक तैयार करना, प्री के टेस्ट देखना, क्वेश्चन चेक देखना उनमें से कि कौन सा क्वेश्चन अप्रोप्रिएट है जो हेल्प करेगा। मतलब माइंड टास्क है, लेकिन मेरा मानना है कि जो 15 20 30 बच्चे अब जुड़े हुए हैं, इनमें से अगर सिलेक्शन होता है तो फिर वर्थ है। कि जो जुड़ रहे हैं, जिन्होंने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि सर आपके साथ है, उनका सिलेक्शन करवाना मेरा जरूरी है, मेरे को लगता है। रादर तो मैं भीड़ इकट्ठी कर लूँ 100 200 लोगों की 400 500 पे कोर्स बेच के, तो वो मेरे को पर्पस लग नहीं रहा था। ये वाला मेरे को ठीक लग रहा है तरीका, कि कम लोग हैं जो डेडिकेटेड तरीके से फॉलो करना चाह रहे हैं, जिनको मैं मॉनिटर कर पा रहा हूँ, उनको बोल पा रहा हूँ कि आंसर लिखो, उनको बोल पा रहा हूँ कि गलती मत करो, तो वो बेटर तरीका रहेगा मेरे को लग रहा है ना? चलो, अब स्कीम सब आपको पता है, लेकिन मेरे को एक डॉक्यूमेंट देना था आपको। अब आपको इसके अलावा तो कुछ पढ़ना नहीं है। अब थोड़ी आप फाइनेंशियल इंक्लूजन पे रिसर्च करोगे या आर्टिकल पढ़ोगे, कुछ नहीं पढ़ना है अब आपको। अपनी प्री की तैयारी करनी है, बेस तो मैं करवा ही रहा हूँ आपका। फिर प्री के बाद और फोकस कर लेंगे आंसर राइटिंग में। आंसर लिखो, टॉपिक्स पढ़ो और बाकी प्री पे करो। मेरे को टेंशन ये थी हो रही थी एडवांस वाले के प्री नहीं कर पाए तो दिक्कत हो जाएगी मेरे साथ, इसलिए मैंने प्री वाले टॉपिक डाल दिए। वो साइंस टैग अपलोड कर दिया, रट्टा मार कर दिया, और ये मैपिंग वाला कर दिया। ठीक है ना? प्री निकालना जरूरी है। तो तुम्हें क्या करना है, प्लानिंग सुन लो, पूरे टाइम प्री पढ़ना है, मेंस नहीं पढ़ना तुम्हें। मेंस तो जो मैं टॉपिक कराऊंगा 10 वो हो जाएंगे, प्लस आंसर राइटिंग हो जाएगी, दैट इज इनफ। बाकी हम प्री के बाद करेंगे। इसीलिए मैंने पूरे हफ्ते में एक प्री का टेस्ट दिया, फुल लेंथ पूरा 100 क्वेश्चन का, ताकि उस हफ्ते में वो ब्लॉक खत्म आपका प्री का। साथ साथ ज्योग्राफी खत्म हो गया ना, अब साइंस करना है, तो हर हफ्ते में ब्लॉक भी खत्म कर रहा हूँ प्री का, क्योंकि मेरा टेंशन प्री की ज्यादा है। क्या करूंगा फिर मेंस में अगर प्री नहीं कर पाओगे तो आप लोग। मैक्सिमम बच्चे होपफुली सारे करो, लेकिन सारा कभी पॉसिबिलिटी हो नहीं पाती लेकिन सारे करें तो बहुत बढ़िया। प्री करो फोकस, ठीक है ना? चलो, ये स्कीम है प्रधानमंत्री जनधन, सबको पता है। मैंने एक जगह दे दिया आपको पढ़ने, कोई दिक्कत नहीं है। मेन चीजें जो बतानी थी मैंने आपको बता दी, फाइनेंशियल इंक्लूजन में, ठीक है। इन एडिशन प्रमोशन ऑफ द आधार कार्ड एंड डीबीटी, उससे भी फाइनेंशियल इंक्लूजन हुआ है, क्योंकि इंटरकनेक्शन हो गया पूरा। चलो, हाँ, एनी क्वेश्चन, कुछ पूछना किसी को, कुछ या कोई डाउट एक पूछ सकते हो आप लोग। 1 घंटे से बोल रहा हूँ। थोड़ा ना आंसर राइटिंग में थोड़ा डिले है मेरी तरफ से, क्योंकि मैं ठीक है। थोड़ा ऑफिस में बिजी था थोड़ा लेकिन मैं इस वीक को कैच अप करने की ट्राई करूंगा, सारे आंसर आपको दूंगा। यस सर, मैंने भी टेस्ट में दिया सर, मेरा भी डिले था, मैंने आपको रीजन बताया था सर। चलो, मेरे बोलने का कुछ तो फायदा हो रहा है, 2 तो कह रहे करेंगे। मैं सभी हाँ के सभी ठीक है मैं सर। चाहता हूँ जो भी हमारे 20 बच्चे सारे सिलेक्ट हो यार, बात ये ना। तभी आज मेरे का को लगेगा, और सेशन तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी मेरे साथ, तभी वो एफर्ट मेरा फायदा। आज का सर सेशन मुझे कितना लंबा ले रहे हो सर? क्या आज का सेशन और कितना कहीं चलेगा? जाना है आपको? नहीं नहीं, मैं उस हिसाब से अपना दूसरी चीज। बस मेरे को लग रहा है आज फिर 2-3 टॉपिक और है, आधा घंटा और लूंगा मैक्सिमम, है ना? हाँ, बताओ। ठीक है सर, ठीक है सर। सर मुझे थोड़ा हिंदी का पूछना है, हिंदी का एक बार क्लास के समझ बाद करेंगे नहीं अपने आया, पर्सनल इशू, जिनको स्टैटिक्स डाउट होगा ना वगैरह। वो मेरे से रुक जाना। ठीक, एक बार क्लास ओके कंप्लीट ओके कर लेता हूँ आज। ओके। मीटिंग के बाद में क्लास डाउट भी लूंगा, बातें भी करूंगा, पर एक बार क्लास हो जाए पहले, है ना? क्लास से रिगार्डिंग कुछ था तो उसने ब्रेक दिया था। चलो, थोड़ा मेरे को भी ब्रेक चाहिए था करेगा, इसलिए बोला, तो वापस बुलवा रहे थे मेरे से ठीक है तो क्लास के बाद करेंगे। अब कॉन्स्टेंट्स क्या है ये बताओ मेगा। फाइनेंशियल इंक्लूजन के अंदर कॉन्स्टेंट क्या? हमने तो कह दिया इतना इतना कर दो यार, कैसे दिक्कत क्यों आ रही फिर? 3-4 बातें नॉर्मल बता देना अपनी, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक तो मैं बता ही दूंगा, बताओ। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन सही नहीं है। नहीं होगा, ये मत बोलो सही नहीं है, नहीं होगा ठीक है। एक, हाँ, आंसर राइटिंग को याद रखो, शुड वर्ड यूज मत करो। कई लोग कहते हैं गवर्नमेंट शुड डू दिस, गवर्नमेंट मे डू दिस, कैन डू दिस, उनको शुड मत कराओ, अथॉरिटी नीचे है वहां पे अपने को, है ना? शुड वर्ड अवॉइड करेंगे हम। क्या पता आपके हिसाब से वो चीज ठीक हो, पॉलिसी लेवल पे नहीं हो। कई बार हमें लगता है बहुत अच्छा सुझाव दे रहे हैं, लेकिन जो लोग इम्प्लीमेंट करते हैं ऑफिसर, उनको पता है क्या बोल रहा है, ठीक है ना? तो शुड वर्ड यूज नहीं करना, एरोगेंस शो करता है। बताओ आगे देगा। सर अभी टेक्नोलॉजी अच्छे से इम्प्लीमेंट नहीं हुई तो उसको भी करना, और हाँ, इंक्लूजन कि वुमेन का इंक्लूजन होना ह्यूमन का फाइनेंशियल। अवेयरनेस, डिजिटल लिटरेसी, ठीक है। चलो, बस यही थे मोर और लेस, सही है।
देखो लैक ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी वही नहीं है, पता ही नहीं लोगों को, अमंग द लो इनकम हाउसहोल्ड एंड स्मॉल इनफॉर्मल बिजनेसेस, छोटे छोटे स्मॉल इनफॉर्मल जो एमएसएमई कह रहा था साहिल इंडस्ट्री 4.0 को, तो वहां पे ये बता रहा हूँ कि उनको अवेयरनेस ही नहीं है, कहाँ लोन मिल रहा है, कहाँ फायदे होंगे, ठीक है ना, वो होना जरूरी है। हाई कॉस्ट है, ठीक है। स्कूल्स में सर फाइनेंशियल का कोर्स नहीं होता ना बच्चों का, हाँ स्कूल लेवल पे आप प्रमोट कर सकते हो फाइनेंशियल लिटरेसी, ठीक है ना, इंक्लूजन नहीं हो, आप लिटरेसी वर्ड यूज करेंगे। कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन बहुत ज्यादा है ब्रिक और मोटार की, बिल्डिंग बनाओ ये करो, हमें तो अफोर्डेबल कॉस्ट पे करना था, तो आजकल क्या हो गया, बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट हो गए, घर जा जाके वो क्या करते हैं, बैंकिंग की सर्विस प्रोवाइड करते हैं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स। क्या होते हैं साक्षी ये बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स, पता है बीसीस बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स? नो सर। अच्छा संदीप बताओ इसको क्या होते हैं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट? संदीप सर लाइब्रेरी में बैठा है, वो अच्छा नहीं कोई नहीं, बोलेगा। कितना बताओ आप, कोई बात नहीं। शिवानी बताओ, मिले हो आप किसी बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट से? अरे बताओ शिवानी, साहिल बताओ। सर बैंक के बिहाफ पे आगे। जो सर्विस हाँ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है ना, वो आपके मान लो एक मशीन लेके आए घर पे, बैंक आए आपका डिपॉजिट कर लिया पैसा, जो विड्रॉ करना है विड्रॉ करा दे, आपको बैंक जाने की जरूरत ये नहीं सर पड़ेगी। जैसे विलेजेस में आधार कार्ड आधार बेस्ड हो गया ना सर। आधार बेस्ड लिंक कर देते हैं। तो अगर मान लो पर्टिकुलर गांव बैंक में आप, मित्रर्स वो भी बोलते हैं, क्या? बैंक मित्रर्स, हाँ बैंक बैंक मित्र, मित्र। ठीक है ठीक है। अब मान लो किसी गांव में आप बैंक ब्रांच एस्टेब्लिश नहीं कर पाए क्योंकि खर्चा बहुत ज्यादा है, हर ब्लॉक पे नहीं कर पा रहे, किसी गांव किसी दाढ़ी छोटी दाढ़ी है वहां पे नहीं कर पाए आप, तो वहां पे बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट को भेज दो, वो आपको पूरी सर्विस प्रोवाइड कर देगा, अपना जो डिपॉजिट ले लेगा, विड्रॉ कर देगा, ठीक है ना। इस तरीके से होते हैं बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट टू इंप्रूव द फाइनेंशियल इंक्लूजन। एक्सेसिव रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स है ना प्रोडक्ट के ऊपर, वो भी दिक्कत करती है कई बार। वे फॉरवर्ड अब करना क्या चाहिए, लॉन्चिंग ऑफ न्यू स्कीम्स फॉर द कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल लिटरेसी, नई स्कीम लेके आओ, जैसे कि आर्थिक शिक्षा अभियान, ये वर्ड आना चाहिए आपके। एक नवदीप ने बताया कि स्कूल लेवल पे फाइनेंशियल लिटरेसी, और बाकी नेशनल लेवल पे स्कीम कौन सी है, आर्थिक शिक्षा अभियान, फाइनेंशियल रिलेटेड लिटरेसी। असेस द परफॉर्मेंस ऑफ बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट एंड गिव बेटर इंसेंटिव, अगर उनको इंसेंटिव नहीं होगा तो फॉर्मेलिटी करके आ जाएंगे, उनको कहो अगर आप कन्वर्जन कर रहे हो, डिपॉजिट कर रहे हो, विड्रॉ जो भी कर रहे हो आप, तो आपको इंसेंटिव मिलेंगे, तो वो ज्यादा अच्छे सर्विस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है ना। लेवरेज पेमेंट बैंक्स एंड अदर प्लेटफॉर्म टू स्केल अप द पेमेंट सिस्टम इन अंडर सर्व्ड एरिया। साहिल ये पेमेंट बैंक क्या होते हैं? सर जैसे ये फॉर एग्जांपल एयरटेल इंपॉर्टेंट है, इसलिए पेमेंट्स, पूछ रहा हूं मैं आपसे कुछ चीजें, है ना, बताओ। हाँ ये सर एयरटेल पेमेंट्स बैंक सर, इनको हाँ लिमिटेड रोल होता है जैसे लिमिटेड रोल है, ये लोन। वर्ड है। यस सर, मतलब हर कोई फैसिलिटी हर सारी फैसिलिटीज नहीं दे देखो आप सकते ये। पूरा बैंकिंग सिस्टम अगर एस्टेब्लिश करने जाएंगे तो बहुत खर्चा आएगा, सारी फैसिलिटी नहीं दे पाएंगे, तो कम से कम पेमेंट बैंक से एस्टेब्लिश कर दो, कुछ तो फैसिलिटी दे पाएंगे ना उनको। इसीलिए हम कह रहे हैं कि लेवरेज करो पेमेंट बैंक सिस्टम। एक्चुअली होता क्या है, उसमें वो लोन नहीं दे पाते, ठीक है, बाकी सारा काम कर देंगे, क्रेडिट की फैसिलिटी होती है पेमेंट। अब प्री में क्वेश्चन आ गया, पेमेंट बैंक कैन प्रोवाइड क्रेडिट फैसिलिटी, तो वो स्टेटमेंट क्या हो जाएगी, गलत हो जाएगी, इसलिए मैंने पूछा था, ठीक है ना। आपको पूरा डीप पे नहीं पढ़ना, लेकिन जो बेसिक डिफरेंस है ना वो पता होना चाहिए, उसी से आप प्री के अंदर काफी क्या करोगे, स्टेटमेंट सॉल्व कर पाओगे। प्री एलिमिनेशन का गेम है, नॉलेज तो है ही, उसके बाद जो एलिमिनेट करते हैं चीजों को, एक हर एक चीज की असेस पता है आपको, फिर देखो यार ये तो नहीं हो सकता, ये तो नहीं हो सकता, काट दो उसको, फिर अपने ऑप्शन पे जाओ कौन सा ऑप्शन सूट कर रहा है, उससे आप प्री ज्यादा क्वालिफाई करोगे, ठीक है ना। इसके अलावा ऑब्वियसली सब डिजिटल हो रहा है, तो हमें साइबर सिक्योरिटी प्रमोट कर रही है कंट्री के अंदर, ये होलिस्टिक कंक्लूजन हो गया आपका। अ कॉमन साइबर सिक्योरिटी फ्रेमवर्क अक्रॉस डिफरेंट स्टेक होल्डर शुड, मैंने यूज कर दिया, शुड बी क्रिएटेड, नीड टू बी क्रिएटेड, ठीक है ना, यहाँ पे बढ़ाएगा नीड टू बी क्रिएटेड, मतलब ऐसे शुड को अवॉइड करो, ठीक है ना, ये जाऊंगा। चलो अब है मिनरल्स, ठीक है, तो मिनरल्स में भी क्वेश्चन आते हैं आपके। अगेन अगर आप मिनरल का पेपर टॉपिक अब कर रहे हैं अगर, तो उसमें की सॉरी उसमें क्या है, आपको एक डेटा होना चाहिए आपके पास कि इंडिया का मिनरल पोटेंशियल कितना है, कितना हम रियलाइज कर पा रहे हैं, तभी तो हम उसको बता पाएंगे क्या कॉन्स्टेंट है क्या प्रोस्पेक्ट्स है। तो मैंने आपको एक डेटा दे दिया, नीति आयोग से ही है, इंडिया हैज द ह्यूज मिनरल पोटेंशियल स्पेशली इन रिलेशन टू द आयरन ओर, बॉक्साइट, कोल, डायमंड्स एंड हैवी मिनरल सैंड। तो ये आपने बता दिए, ये मेन मिनरल्स है। इंडिया हैज आइडेंटिफाइड 5.7, अगर आपको 5.7 लाख याद नहीं होता है कोई बात नहीं, 5 लाख याद रख लेना, एक मोटा मोटा फिगर भी याद रख लोगे ना तो भी चलेगा। 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर एज द ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल एरिया, कि इतने एरिया में हमारे पास क्या हो सकता है, मिनरल मिल सकता है, पर उसका 10% ही हम यूज कर रहे हैं, तो ये शो कर रहा है कितना पोटेंशियल है, बट ओनली 10% ऑफ इट हैज बीन एक्सप्लोर्ड एंड 1.5% इज बीइंग माइंड। इतने एरिया में से 10 हमने एक्सप्लोर किया है,
उसमें भी केवल 1.5% पे माइनिंग चल रही है। तो कितना पोटेंशियल है, इंट्रोडक्शन अपने आप ही शो कर रहा है इंडिया का माइनिंग पोटेंशियल। अब बच्चे क्या लिखेंगे, इंडिया इज रिच इन मिनरल्स लाइक आयरन, कोल, खत्म बात। आपने एक एडवांस दे दिया, ऑब्वियसली इंट्रोडक्शन उसको मिल गया यार, इसको पूरे नंबर दो बच्चे को, ये ऐड करानी वैल्यू मेरे को आपको, ठीक है ना। अब दिक्कत क्या आएगी साहिल इसमें, मिनरल्स तो बहुत है, क्यों हम ओनली 1.5% को माइन कर पा रहे हैं, क्या दिक्कत लग रही सर है? लैक ऑफ टेक्नोलॉजी सर। टेक्नोलॉजी नहीं है प्रॉपर उसको यूटिलाइज करने के लिए। और बताओ, शाबाश। सर अरे ये वीवो में कौन है, हेमंत है क्या? अब नाम आया हेमंत का, हेमंत बड़ा परेशान किया पूरी क्लास ने मेरे को ठीक है, चल बता हेमंत, एक दो पॉइंट तो। सर मोबिलाइजेशन की भी दिक्कत है सर, जैसे हेमंत बोल रहे क्या? नेसेसरी। कोई नहीं साहिल, ठीक है, तेरा तो आइडिया हो गया तेरे को, ठीक है। हेमंत क्या है, बताओ हेमंत। सर ये क्लास रिकॉर्डेड मिलेगी? एक्चुअली मैं लाइब्रेरी में हूँ, मुझे घर जाना है अभी। ठीक है आप चले जाओ, है ना, मिल जाएगी रिको, जो लास्ट का ओके मिल गया वो आप कर ओके देख लो। ओके सर। और मैं शायद कल परसों तक कर दूंगा इसको अपलोड, है ना। ठीक है ओके सर, थैंक ठीक है, चलो देखते हैं क्या कॉन्स्टेंट्स है। हेमंत बस हाथ उठा दिया, बता दो जी क्या है आगे। पॉलिसी कंसिस्टेंसी सर। हाँ ठीक है, पॉलिसी लेवल पे कंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंसी आएगा वर्ड, है ना। ठीक है चलो, अब शॉर्ट सर का भी कितना, लाइसेंस लोकेशन जो पॉलिसी का बता रहे थे, सर लाइसेंस डिफरेंट ऑक्शन मेथोडोलॉजी है, किसी के लिए क्या, किसी के लिए क्या। हाँ कोई बता रहा है, बताओ बोलो। सर लोकेशन हाँ लोकेशन रीच करना मुश्किल है, सही बात है, ठीक है। अगला है हैवी कॉस्ट ऑफ एक्वायरिंग लैंड, लैंड इतनी महंगी होती है कई बार, वो वाइबल नहीं होता फिर, ठीक है। हाई इंसिडेंस ऑफ टैक्सेस, रॉयल्टी इतनी भरनी पड़ती है, लेवीज। इंफ्रास्ट्रक्चर इनएडिक्वेट है, प्लस में टेक्नोलॉजी जो साहिल ने बताया। वर्कफोर्स की प्रोडक्टिविटी नहीं है, इतना स्किल लेबर नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये तो हो गए 4-5 पॉइंट, लैंड, लाइसेंस, टैक्सेस, इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी इसमें डाल देना, और स्किलिंग लेबर। करना क्या चाहिए, टू फैसिलिटेट द पार्टिसिपेशन बाय प्राइवेट सेक्टर प्लेयर्स इन एक्सप्लोरेशन, लॉन्च अ मिशन एक्सप्लोर इन इंडिया बाय रिवैम्पिंग द पिलियर एक्सप्लोरेशन एंड लाइसेंसिंग पॉलिसी। देखो ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्सप्लोर इन इंडिया, अलग से आ गया ना आपकी पूरी लाइन में। अब एक आप लिखो कंफ्यूजन में कि एक्सप्लोर इन इंडिया, ऐसा कोई विजन लेके आओ, मिशन लेके आओ जो क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा प्राइवेट प्लेयर्स को माइनिंग के अंदर। बाकी कैसे, जो मिनरल का एक्सप्लोरेशन है उसको थोड़ा क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, लाइसेंस को सिंप्लीफाई करेंगे, तभी तो उनको क्या करेगा, फैसिलिटेट करेगा माइनिंग को। तो वर्ड क्या आएगा यहाँ पे, एक्सप्लोर इन इंडिया, ये कीवर्ड याद रखना है आपको। और दूसरा 5 लाख स्क्वायर किलोमीटर ऑब्वियस जियोलॉजिकल पोटेंशियल है, जिसका 1.5% ही माइनिंग है, माइनिंग चल रही है। हो गया बस, खत्म काम। ये तो लिख ही लोगे, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर, स्किल, लाइसेंस, ये तो कर ही लोगे, ठीक है। एक क्या बनाओ, सिंगल विंडो बनाओ, और टाइम बाउंड एनवायरमेंट और फॉरेस्ट क्लियरेंस बनना चाहिए, जैसे कि परिवेश के नाम से एक, ठीक है ना, पर्यावरण करके फुल फॉर्म देख लेना इसकी। तो परिवेश क्या है, एक सिंगल विंडो क्या है, क्लियरेंस के लिए, आपकी माइनिंग के लिए, एनवायरमेंट क्लियरेंस, परिवेश। A national data repository of mineral resource should be created and uploaded online। अगर ये आपकी नेशनल डेटा रिपोजिटरी हो जाएगी तो आपको पता रहेगा कौन से एरिया में कितना पोटेंशियल है, कहाँ पे कितना एक्सप्लोर कर सकते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करनी है, क्या उसके एनवायरमेंटल इंपैक्ट होंगे। तो ये जो नेशनल डेटा रिपोजिटरी है ना, ये एक कॉमन पॉइंट है, कहीं भी यूज कर सकते हो आप, हर एक चीज के। डेटा इज द न्यू ऑयल, हर एक के लिए डेटा होगा तो आप उसको क्या करोगे, बेटर एनालाइज कर पाओगे, बेटर डिसीजन मेकिंग कर पाओगे, ठीक है ना। 2 वर्ड लिख लो, नेशनल डेटा रिपोजिटरी, ये आप किसी के लिए भी क्रिएट कर सकते हो। और एक वर्ड और है, एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, ये भी कहीं यूज कर सकते हो, कि ऐसा डिसीजन लो कि जो एविडेंस के ऊपर बेस्ड हो, ठीक है ना। एविडेंस बेस्ड डिसीजन मेकिंग, मेरे वर्ड्स दिए, ये मैं कुछ नहीं बनाता, सब नीति आयोग कह रहे हैं, ठीक है ना।